तो हेलो यार, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। इस मानुआ की स्टार्ट होती है एक लड़की से और एक लड़का से। जो लड़की थी मॉडर्न टाइम की एक लड़की थी जो ऑफिस में काम करती थी, और जो लड़का था वो एक एंशियंट टाइम का लड़का था जो कोई काम नहीं करता, दारू पीता, लड़कियों के साथ मजे करता, खाता पीता और सो जाता। और दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि दोनों मर गए और दोनों का इनकारनेशन किसी और दुनिया में हो गया, बाप और बेटी बनकर। तो बेटी तो डायरेक्ट कह देती है कि मेरा नाम जुओ क्योंगे और ये मेरी बॉडी नहीं है, मैं किसी और दुनिया से इस बॉडी में आ गई और मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। लड़का भी कहता है जुओ शंग मेरा नाम है और ये मेरी भी बॉडी नहीं है, मैं भी तुम्हारा बाप नहीं हूँ, मैं भी किसी और दुनिया से आ गया। अरे यार, मैं तो घर पे बैठे बैठे गार्डन में ऐसे कीड़े मकोड़े पकड़ रहा था, अचानक से एक तालाब में गिरा और मेरी मौत हो गई। लड़की भी कहती है अरे मैं तो काम कर रही थी और काम करते करते यहाँ पे मर गई और हम किसी और दुनिया में आ गए, बाप बेटी की बॉडी के अंदर। और ये दोनों किसान थे, किसान यहाँ पे थे भाई, जिंदगी झंड हो गई। लड़का बड़ा सैड यहाँ पे था कि व्हाट किसान, अरे मुझे खेती बाड़ी नहीं आता, मुझे तो बस मस्ती करना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है, और जो ग्रास ऊपर होते हैं यार मुझे तो ग्रास ऊपर पसंद भी नहीं है। लेकिन ये जो लड़की है, लड़की उससे ज़्यादा सैड है कि अरे यार मैंने कहानी में पढ़ा था तुम्हारा रिइंकार्नेशन किसी बड़े आदमी के बॉडी में होता है, मज़े करते हो। मैं एक किसान की बेटी, एक गरीब किसान की बेटी बन के पैदा हो गई। लड़का भी कहता सुनो ना, वो भी कहती क्या हुआ, ये भी कहता सुनो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बस मस्ती किया है, दारू पिया है, मौज मस्ती किया है, काम कभी नहीं किया, तुमको तो आता होगा ना खेती बाड़ी करना। वो भी कहती नहीं मैंने बस काम किया है लेकिन खेती बाड़ी मैंने भी कभी नहीं किया है। ये भी कहता मुझे भी नहीं आता, यानी तुम्हें भी नहीं आता, यानी हम क्या करें। तो लड़की भी कहती है आई डोंट नो, मुझे मेमोरी में जहाँ तक याद है मेरी जो माँ है वो मारी जा चुकी है, बाप और हम दोनों मिलके काम करते थे और मेरी उम्र भी होने वाली है तो फैमिली वाले मेरी शादी भी करवा देंगे। फक यार, मुझे शादी भी नहीं करना, ये कैसी अलग मुसीबत में यहाँ पे फंस गई। एक सेकंड, मुझे याद है एंशिएंट टाइम पर जब लड़के लोग पढ़ाई कर लेते तो उनको ऑफिशियल बनने का मौका मिलता, ऑफिशियल यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फिर तुम्हें पैसे ही पैसे मिलेंगे और तुम्हें खेती करने की जरूरत ही नहीं है। मैं ऑफिशियल नहीं बन सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ, लेकिन मेरा बाप ये तो बन सकता है, ये तो दिखता भी हैंडसम है, वाओ पापा। ये भी कहता क्या हुआ तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है। ये भी कहती यस पापा पढ़ाई स्टार्ट करो, आपको स्कॉलर बनना है। ये भी कहता व्हाट, मजाक करी हो क्या यार, पागल वागल हो, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं कोई छोटा बच्चा यहाँ पे नहीं हूँ। वो भी कहती नहीं एंशिएंट टाइम पे बड़े लोग भी पढ़ते हैं ऑफिशियल बनने के लिए, इसमें कौन सी बात हो गई। ज़रा आसपास का माहौल तो देखो। तो आसपास का माहौल देखता है, टूटा हुआ घर है, पूरा गरीबी की हालत यहाँ पर है। देखो यार, अगर हमें अपनी हालत अच्छी करनी है हमें पढ़ाई करना पड़ेगा और पढ़ाई करके स्कॉलर बन के पैसे कमाने पड़ेंगे। खेती बाड़ी मुझसे नहीं होने वाला है, तुम्हें करना है क्या खेती बाड़ी। वो भी कहता नहीं खेती बाड़ी तो नहीं करना। ये भी कहती प्लस आपकी टांगे टूटी हुई है, याद है टांगे कैसे टूटी है, मेमोरी में याद आया। वो भी कहता या खेती में काम कर रहा था और बैल ने लात मारा जिससे मेरी लात यहाँ पे टूट गया। ये भी कहती सोचो तुम खेती कर रहे हो, किसी दिन बैल आया और बैल ने तुम्हारे तीसरे टांग पे लात मारा और तीसरा टांग भी टूट गया। तो ये भी कहता नहीं हुए, ये गलत बात है, मुझे नहीं करना खेती, मुझे नहीं करना, मुझे अपनी तीसरी टांग प्यारी है, तो मैं पढ़ाई करूंगा यार मैडम जी मैं पढ़ाई करूंगा। तो मैडम जी भी कहती हैं अबे ऐसे रो रो के मत बोलो, ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारी इज्जत यहाँ पे लूट ली है, टेंशन ना लो, अब से तुम मेरे बाप हो और मैं तुम्हारी बेटी हूँ और पढ़ाई करने में मैं तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करूँगी। ये भी कहता वाह यार क्या लड़की है। वो भी कहता ही जब ये पढ़ाई लिखाई करके पैसे कमाएगा तो सारे के सारे पैसे लूट लूंगी। अरे पापा। ये भी कहती अरे मेरी बेटी। लेकिन यार एक अभी भी प्रॉब्लम है, वो अकेले नहीं रहते, दादा दादी चाचा चाची भी हैं, लेकिन वो लोग मुझे पढ़ाई करने देंगे शायद नहीं करने देंगे। तो बेटी को भी याद आता है या हम अकेले नहीं है, हमारे दूसरा भी परिवार है और शायद हमारा परिवार हमको अलाउ नहीं करेगा। मैं डिटेल में बताती हूँ। हम जहाँ इनकारनेशन लिए उनका परिवार का नाम है जुओ फैमिली और जुओ फैमिली के टोटल 3 बेटे हैं, जिसमें से मेरा बाप सेकंड पे आता है, जिनकी इकलौती बेटी यानी मैं हूँ, और मेरी माँ बहुत पहले मर गई थी। जो बड़ा बेटा आता है उसकी एक बीबी है और एक उसकी बेटी है जो कि पढ़ाई लिखाई करता है, माँ बाप उसको पढ़ाते हैं, स्कॉलर बनाना चाहते हैं। और जो सबसे छोटा बेटा है वो भी शादीशुदा है, उसके भी 2 बच्चे यहाँ पर हैं। अरे यार ये क्या बात हो गई, यानी छोटे बेटे और मंझले बेटे की कोई इज्जत नहीं है लेकिन बड़े बेटे की इज्जत यहाँ पर है। लेकिन आई डोंट केयर, मेरा बाप पढ़ेगा यानी मेरा बाप यहाँ पे पढ़ेगा, पापा यहाँ पे टेंशन ना लो, दादा दादी को मैं यहाँ पे मनाऊंगी। ये भी देखता वाओ, यानी अभी मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे सो जाना है, मैं तो घोड़े बेच कर सोने चला वैसे भी मेरी टांगे टूटी हुई है। बेटी भी कहती या सो जाओ। वो भी कहता लेकिन भूख लगी है, कुछ खाने को लेकर आ जाओ। बेटी भी कहती या ला रही हूँ।
उतने में दादी आ जाती है और कहती हो क्या यहाँ पे हो रहा है, रात होने वाली है, तुमने खाना नहीं बनाया, भूख से हमको मारेगी क्या, वैसे भी तेरी माँ जवानी में मर गई, बाप की टांगे टूटी हुई है, जैसे टांगे ठीक होगी ना साले को आके खेत में काम करना पड़ेगा, जा जाके खाना बना। ये भी देखती है कि अभी ये दादी माँ या शैतान माँ है, बोलने का मौका भी नहीं दे रही, बस चिल्लाए जा रही है चिल्लाए जा रही है चिल्लाए जा रही है। बड़े बेटे को प्यार करती है लेकिन छोटे बेटे को गाली यहाँ पे देती है, बड़ी कुतिया दादी माँ है। दादी माँ भी कहती क्या हुआ, तुम्हारे बड़े चाचा आने वाले होंगे पढ़ाई करके, उनके लिए भी खाना बनाना है, जा जल्दी से खेती बाड़ी का काम स्टार्ट कर। वो कहाँ जा रही है, खाना बना। तो वो किचन में आती है और खाना बनाती है और कहती हुआ जिसकी बॉडी के अंदर मैं आई हूँ ना उसको खाना बनाने आता है, हालांकि खेती करने भी आता है लेकिन खेती करना नहीं है, खेती बिल्कुल भी नहीं करना। उतने में बड़ा बेटा आ जाता है, वही जिसको मम्मी पापा प्यार करते हैं, जिसको मम्मी पापा पढ़ाते हैं। वो भी कहता हुआ आज मैंने क्या पढ़ाई किया। उसकी बीबी कहती हुआ मेरे बाबू तुम कितने सही हो। बेटी भी लिखा आ गया साला चोमू। उतने में दादा भी आता है और कहता है सब लोग चलाए तो खाना तैयार करते हैं, खाना खाते हैं। और बेटी यहाँ पे कटोरा भर के खाना ले लेती है और कहती है मेरे पापा के लिए देकर आती हूँ। दादी भी कहती पापा के लिए, अब वो 4 आदमी का खाना है, अरे कहाँ लेके जा रही है, अरे आधा खाना इधर दे। साली चली गई। वो बड़ी बहू भी कहती है अरे दादी माँ छोड़िए ना इसको, हम लोग अपना बाकी काम पे ध्यान देते हैं। और जो छोटे बेटे का परिवार था वो भी गरीब थे ना, वो भी जैसे जैसे खाना ठूसते कि ठूस लो ठूस लो ठूस लो, जल्दी खाने को मिलता नहीं। इधर हमारा मेन कैरेक्टर खा लेता है और कहता है हाय पेट भर गया, मज़ा आ गया। इधर दादी माँ को गुस्सा आता है कि साले ने कुछ ज़्यादा खा लिया, लेकिन बेटी भी लाइक आई डोंट गिव अ फक, मुझे भूख लगी है, मैंने खाना बनाया है, मैं खाऊंगी और वो मेरा बाप है और वो भी यहाँ पे खाएगा। दादा चिल्लाए या दादी चिल्लाए या चाची चिल्लाए, आई डोंट गिव अ फक। सामने से बुढ़िया भी कहती है तुम्हारे बाप की टांगे टूट गई तो भी इतना भर भर के खाना खा रहा है, शायद अब उसकी टांगे ठीक हो गई होगी, उसको खेत में भेजो काम करना है। तो ये भी कहती ना मेरे पापा अब से खेती में काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। दादी भी कहती हो क्या बकवास कर रही है, ऐसे कैसे काम नहीं करेंगे। ये भी कहती मैंने बोला ना अब से वो काम नहीं करेंगे, अब से वो पढ़ाई करेंगे और वो भी स्कॉलर बनेंगे। दादी माँ भी कहती व्हाट पागल वागल हो गई ये क्या क्या बोले जा रहे हो। ये भी कहती क्या बोले जा रहे हो, ज़बरदस्ती मेरे पापा बीमार होते तो भी काम करवाते, ठंडी होते तो भी काम करवाते, दोपहर में भी ज़बरदस्ती काम करवाते। उनकी टांगे टूट गई, ये नहीं कि हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को बुला ले, लेकिन नहीं तुम लोग बड़े हरामी लोग हो। और जो छोटे चाचा की बड़ी बेटी है ना उनका भी पैर फिसल गया था, बेचारी गिर गई थी, चोट लग गया था, उसके इलाज के लिए थोड़ा सा पैसा मांगा, वो भी देने से मना कर दिया। अरे तू दादी माँ नहीं है, तू कुतिया माँ है कुतिया माँ, और अब जैसे औरतों को शर्म आनी चाहिए, इसके लिए कुछ भी हो जाए। आज से मेरे पापा खेती नहीं करेंगे, आज से मेरे पापा पढ़ाई करेंगे। दादा भी कहता चुप हो जाओ यार, कब से देख रहा हूँ बकवास यहाँ पे किए जा रहे हो। तो बेटी भी कहती दादाजी आप तो बोलो मत, बीबी के चुल्लू पर पानी में डूब मरो, एकदम तलवे चाट के बैठे रहते हो। अगर आप में इतना ही दम है निकालो पैसे और डॉक्टर को बुलाओ। दादी माँ भी कहती क्या डॉक्टर, कोई डॉक्टर वॉक्टर यहाँ पे नहीं है। ये भी कहती नहीं है डॉक्टर। वाह 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 वाह, छोटे बेटे की कोई इज्जत नहीं है, मेरा बाप जो सेकंड बेटा है उसकी भी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन जैसे बड़ा बेटे को चोट लगती है वैसे डॉक्टर यहाँ पे बुला लिया जाता है, शर्म क्यों नहीं आती। तो छोटा बेटा भी लाइक या सही बोला भतीजी ने, और बड़ा बेटा भी लाइक अरे ये तो बेइज्जती मेरी हो गई। तो उसकी बीवी कहती है अरे क्योंकि मेरा पति पढ़ाई कर रहा है, वो स्कॉलर बनेगा, ऑफिशियल बनेगा, हमारे फैमिली के लिए पैसे कमा के लेकर आएगा। तो ये भी कहता आंटी जी आप तो बोलो ही मत, आपसे ज़्यादा कुती औरत तो मैंने कभी देखा भी नहीं है, खराटे मार मार के यहाँ पे सोती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती, बस अपनी सहेलियों के साथ बैठ के चुगली करती रहती है। तो वो भी कहती अरे एक्सपोज मत कर यार मेरे को। तो ये भी कहती समझ गए क्या, अगर तुम लोग डॉक्टर को बुलाते तो ठीक हो, वरना भाड़ में जाओ, मेरे बाप अब से काम नहीं करेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था जो बेटी थी जितने भी परिवार वाले थे सबको रोस्ट कर देती है और एटीट्यूड में वहां से निकल जाती है। इधर दादी माँ को गुस्सा आ रहा है कि कैसी लड़की है, अपनी दादी माँ को अपनी चाची माँ को गाली दे के जा रही है। दादा भी कहता अरे शांत हो जाओ यार, कोई बात नहीं, जाओ और जाके डॉक्टर को बुला के लेकर आओ, हम उसका इलाज करवा देते हैं। तो छोटा बेटा भी कहता है सच्ची में हाँ भैया का इलाज करवाओगे। लेकिन दादी माँ वाकई में कुती आती, वो भी कहती ना डॉक्टर वॉक्टर को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। छोटा बेटा भी कहता मम्मी ऐसा मत बोलो, भैया की टांगे टूट गई, ये इलाज करवा दो ना। वो भी कहता हमें कोई इलाज नहीं करवाना, भाड़ में यहाँ से जाओ। जो बड़ा बेटा उसकी बीवी है ना, वो लोग भी कहते यार अरे अब तो बहुत दिन हो गया, अब तक तो टांगे ठीक भी हो गई होगी, फालतू में डॉक्टर को बुला के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो दादी माँ भी कहती यस नहीं बुलाऊंगी, जा छोटे बेटे और जाके खेती में काम कर, और वो मेरे साले पति जाके जल्दी से तू भी काम कर, पैसे चाहिए मुझे पैसे चाहिए।
वो भी कहता या दोनों बाप बेटे को रोना आता है कि चोरू का गुलाम चाला सा के भी कुछ नहीं कर सकता। वो बड़ा बेटा भाई मौज मस्ती किए जा रहा है, ऐश किए जा रहा है, खाए जा रहा है, एंजॉय किए जा रहा है, और छोटा बेटा प्लस उसकी बीबी ये देख के रोए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। शाम की बारी आती है, दादी माँ आकर बेटी को चिल्लाने लगती है, ओ बेटी की बच्ची दरवाजा यहाँ पे खोल, आज सुबह सुबह तूने जो बदतमीजी की ना उसके लिए मैं तुझे डांटने आई। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरी माँ कितनी कुतिया है, पोती भी कहती कुतिया बड़ी वाली कुतिया है, 2 घंटे तक चिल्लाती रहती है और बाद में वहाँ से चल जाती है। बेटी भी कहती है चल गई बुढ़िया, चलो मुझे भी अपना काम करने जाना है। तो वो आती है एक कब्र के सामने, जो हमारे परदादा का कब्र यहाँ पर है, खोदने दो मुझे, और खोद खोद के अंदर से पैसे निकालना चाहती है, क्योंकि मुझे बाप ने बोला है कि उसने बहुत पहले थोड़े से पैसे जमा किए थे जो उसने कब्र के नीचे छुपा दिए थे। साला कितना नीचे छुपाया है, मिल क्यों नहीं रहा। तभी एक आवाज़ आती है मम्मी। तो ये भी कहती है किसकी मम्मी आ गई। तो एक लड़का आया था जिसको चोट लगी हुई थी, ये डर जाती है, अबे कौन है। वो भी कहता है डरो मत। ये भी कहती है ये मेरे पास नहीं आने का, बलात्कारी है तू। वो भी कहता बलात्कारी नहीं हूं मैं, चोट लगा मेरी टांगों पे, चलने को बनी यहाँ पे नहीं रहा, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ये भी देखती हो ये तो कोई लड़का यहाँ पर, एक सेकेंड, तुम्हें टांगों पे चोट लगा है तो छाती पे हाथ क्यों रखा है। वो भी कहता अरे गलती से लग जाता है, देखो पीछे मेरा घोड़ा भी खड़ा है, मैं घोड़े से आ रहा था। तो ये भी कहती हो तुम भी 1 नंबर के घोड़े लगते हो। ये भी कहता है कि अरे गाली मत दो मैडम जी, हेल्प कर सकते हो तो कर दो। ये भी कहती है अबे फोकट का मैं हेल्प क्यों करूं, पैसे हैं क्या तेरे पास। वो भी कहता थोड़े से पैसे हैं, इतना बोल के चांदी का एक पीस देता है। ये भी देखती है अब ये तो बहुत बड़ा चांदी का पीस है, अरे आइए मैं मलहम पट्टी कर देती हूँ, बस ये पैसे दे दो मुझे। वो भी कहता ठीक है मैडम जी। ये भी कहती वाह आइए मलहम पट्टी कर देती हूँ। तो आदमी भी देखता वाह लड़की दिल की कितनी अच्छी है, हालांकि थोड़ी लालची है लेकिन चलेगा यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक सेकंड, पैंट क्यों उतार रहे हो। ये भी कहती यार आपको चोट ठीक करने के लिए, मतलब पट्टी लगाने के लिए। तो वो भी कहती अरे मैं एक लड़का हूँ और तुम एक लड़की हो, ऐसा पैंट उतार के मलहम पट्टी करना मुझे ठीक नहीं लगता। ये भी कहती क्यों ठीक नहीं लगता, छोड़ के चल जाऊं। वो भी कहती ना छोड़ के मत जाओ, मुझे घोड़े पे बैठा दो। तो बढ़िया लेके जाती है, घोड़े पे बैठाती है और पिछवाड़े पे टच करके घोड़े पे बैठाती है। वो भी कहती हाय राम, मर्दों की कोई इज्जत ही नहीं है, पिछवाड़े पे छू देते हैं। ये भी कहती है ठीक हो आप। वो भी कहती है मैं ठीक हूँ, खुदाई करने दो। लड़का भी देखता वाह यार क्या लड़की है, दिल आ गया मेरा, और घोड़े पे बैठ के निकल जाता है और ये वापस अपनी खुदाई में लग जाती है। और फाइनली गड्ढे के अंदर से पैसे मिल जाते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए पेन पेपर ब्रश चाहिए, वो लेने के लिए पैसे आ जाएंगे और एडमिशन भी हो जाएगा स्कूल में। तो घर में आती है और कहती बोलो पापा जी क्या हो रहा है। पापा भी कहता मेरी बेटी तो सही टाइम पर आई है, देख मैंने क्या बनाया है एक मुर्गी मिली मेरे को। ये भी कहती है मुर्गी कहाँ से आया। वो भी कहती है अरे हमारा छोटा सा फार्म है ना, वहीं पे मुर्गी कूद रही थी। अरे तुझे मालूम नहीं है, मैंने जिंदगी में भले कोई काम नहीं किया है, लेकिन मैंने चिकन बहुत बढ़िया बनाया, चल तुम्हारे लिए चिकन बनाता हूँ। ये भी कहती है अरे लेकिन अगर ये चिकन दादी माँ देख लेगी तो फिर गंदी गली गाली देगी। वो भी कहती हाँ लेकिन हम खा जाएंगे और दादी माँ को बताएंगे ही नहीं, बोल देंगे कोई चोट लेके गया था। तो बेटी भी कहती हाँ लेकिन आपकी टांगे ठीक है ना। ये भी कहता अरे हाथों से खाना बनाऊंगा ना, टांगों से कौन सा मैं खाना बनाने वाला हूँ, एक बार मेरे हाथों का चिकन खाओ तुमको मजा आ जाएगा। तो चिकन को नंगा कर देते हैं, बेचारा चिकन भी रो रहा है। आए हाय कमेंट में लिख दो जस्टिस फॉर चिकन। एक सेकेंड भाई मैंने चिकन को नंगा तो कर दिया, लेकिन ना यहाँ पे चाकू है, ना मसाला है, ना तेल है, ना चूल्हा है, मैं कैसे बनाऊं। बेटी भी कहती हाँ वो सब तो किचन में, और आपकी टांगे टूटी हुई है, आप चल के चिकन में भी जा नहीं सकते, डोंट वरी कल सुबह ले जाके चिकन में मैं पका दूंगी। वो भी कहता ठीक है, बाय द वे तुमको पैसे मिले। ये भी कहता यार पैसे तो मिल गए। तो ये भी कहता लाओ मुझे दे दो। वो भी कहती नहीं आप खर्चा कर दोगे, आपका पढ़ाई का जो भी सामान है ना वो मिला के कल आपको दे दूंगी। ये भी कहता अरे यार थोड़ा चिकन लेकर आके दे दो ना। ये भी कहती कल चिकन मैं घर पे बना दूंगी, आपको बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला। ये भी कहता हाँ यार पढ़ाई करवाएंगे। उल्टा हो रहा है, माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, इधर मेरी बेटी मेरे को पढ़ा रही है। वो भी कहती नाटक मत करो, आपकी भलाई के लिए और थोड़े पैसे भी कमाएंगे मेहनत करके। वो भी कहता है अब क्या, अब पैसे कैसे कमाओगे। ये भी कहती देखो हम पेपर लेंगे, हम पेन लेंगे और आप लिखोगे, लिख के किताबें कॉपी करोगे, मुझे मालूम है कॉपी करने पे भी थोड़े से पैसे मिल जाते हैं, उन पैसों से हम हर महीने फीस भरेंगे जिससे आपकी पढ़ाई पूरी होगी, समझे कि ना समझे। ये भी कहता वो मेरी बेटी तुम मेरा इतना ध्यान रखोगी। ये भी कहती है हाँ रखना पड़ेगा, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। ये भी कहता ठीक है तो जाओ जल्दी से लेकर आओ।
ये भी कहती या लेकर आ रही हूँ। अगले दिन की बारी आती है, वो किचन में चिकन पकाने लगती है। तो छोटे बेटे का जो छोटा बेटा यानी इसका कजन, वो भी कहता है दीदी 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 आज ये चिकन क्यों बना रही हो, चिकन तो खाली बर्थडे पे बनता है ना। वो भी कहती है अरे कोई बर्थडे पे नहीं, आज मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं बना रही हूँ, खाओगे। वो भी कहता है या खाऊंगा ना। उतने में दादी माँ आ जाती है और कहती हमारे गार्डन का चिकन तूने मार लिया। ये भी कहती अरे चिकन सुबह सुबह आया और आती मेरी कढ़ाई में कूद गया, मुझे लगा शायद उसको पकने का मन होगा तो पका रही हूँ। वो भी कहती रुक जा, वो कहाँ भाग रही है, वो रुक जा बे कुतिया। ये भी कहती मैं शहर में जा रही हूँ अपने पापा के लिए किताबों पेन पेंसिल लाने, पैसे मैंने कहीं और से जुगाड़ किए। ये भी कहती पैसे कहीं और से जुगाड़ किए, अबे कहाँ से जुगाड़ किया, कहीं मेरे तिजोरी से तो नहीं चुरा लिया। फिर बुढ़िया अपनी बहू के पास आती है और पूरा रोना धोना करती है पोती के बारे में। तो वो भी कहती है अरे दादी माँ आप भी फालतू में टेंशन लेती हो, अब उसका ध्यान है ना उसके सास ससुर रखेंगे। बुढ़िया भी कहती सास ससुर मतलब, ये भी कहती शादी करवा दो यार, शादी करवा दो। मेरी एक दूर की बहन है, उसका एक दूर का भांजा है, वो शादी करना चाहता है इसके साथ। ये भी कहता है लेकिन मैंने ऐसा सुना वो थोड़ा सा छपरी टाइप का है, छेड़ू लाले और डिसेबल भी है, यानी उसका खड़ा भी नहीं होता। तो ये भी कहती है ना हो हमें क्या है, बाय द वे वो अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए काफ़ी पैसे यहाँ पे देना चाहते हैं, वो पैसा दहेज बनकर हमारे पास ही आएगा। बुढ़िया भी कहती है कितना पैसा आएगा, तो ये भी कहती है कितना, 5 चांदी के बड़े बड़े पीस होंगे, उसके अलावा और भी बहुत सारा सामान यहाँ पर होगा। तो बुढ़िया तो खुश हो जाती है ही। अब इसकी शादी करवा के खूब सारा दहेज यहाँ पे कमाएंगे। अब आते भाई जो छोटा चाचा था उसके बड़े बेटे की ओर, वो भी कहता दीदी कहाँ जा रही हो। ये भी कहती मार्केट में जा रही हूँ। और बाय द वे तू मुझे दीदी क्यों बोलता है, मैं तो तेरे से छोटा हूँ ना। ये भी कहते क्योंकि सारे बच्चे आपको दीदी बोलते हैं इसलिए मैं भी दीदी बोलता हूँ। बाय द वे मैं भी सब्जी ले जा रहा हूँ खेत में बेचने के लिए। और बाय द वे आपके पापा की टांगे कैसी है। ये भी कहता हाँ ठीक है 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। ये भी कहती है ठीक है। उससे मुझे याद आया कि भाई बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यार मुझे। तो ये भी कहती है ना तुम्हें बुरा लगाने की क्या ज़रूरत है। ये भी देखता वाह यार क्या बात है, ये अपने पापा का कितना अच्छे से ध्यान रखती है। बाय द वे उससे मुझे याद आया आपने बोला कि आप पेन पेपर लेने जा रहे हो, क्यों। ये भी कहता क्योंकि मेरे पापा कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे उसके लिए। ये भी कहता है यानी चाचा जी पढ़ाई करेंगे बच्चों की तरह। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि बेटी पेन पेंसिल लाने के लिए मार्केट में जाती है, उसका छोटा भाई भी साथ में आता है। छोटे भाई को बताती है कि पापा के लिए लाने जा रही हूँ पढ़ाई का सामान। वो भी चौंक जाता व्हाट, यानी चाचा जी अब पढ़ाई करेंगे। तो ये भी कहती या और दादी माँ को मत बताना, दादी माँ बड़ी कुटिया टाइप की है। तो ये भी कहता ना मैं दादी माँ को नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन दादी माँ तो कभी तैयार नहीं ना होंगे उनको स्कूल भेजने के लिए। तो ये भी कहती है मत तैयार होने दो उस बुढ़िया की माँ का। ये भी कहता रहे आप तो बहुत ज़्यादा डरावनी यहाँ पे लगे जा रही हो, भाई दबे पैसे कहाँ से मिलेंगे। ये भी कहती है टेंशन ना लो यार, तुम्हारे पैसे यूज़ नहीं करेंगे, हम पैसे का जुगाड़ कर लेंगे। और ये जो छोटा भाई था थोड़ा मतलब था प्यार में पागल अपनी बहन को लेकर कि अगर मेरे पास भी पैसा होता ना तो मैं बड़ा होकर दीदी से शादी कर लेता। फाइनली मार्केट में आ जाते हैं। लड़का भी कहता मैं तो जाया भाजी मंडी में सब्जी बेच कर आता हूँ, तुम जाके सामान लेकर आ जाओ। वो भी कहती है ठीक है। दुकान किधर है, दुकान किधर है, हाँ ये रहा दुकान। दुकान में जैसे आता है ना तो पीछे बातचीत हो रही थी कि अरे यार मेरी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। ये लोग भी कहते हैं तुम्हारी शादी सच्ची में हो रही है, मजाक मत करो। वो भी कहता ना मेरी जो मम्मी है ना वो दूर की जुओ फैमिली की बड़ी बहू की बहन यहाँ पर है, यानी मेरी दूर की मौसी लगेगी और उन्होंने मेरा जुगाड़ जुओ क्वीन के साथ करवा दिया है। अरे मेरा खड़ा नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता है, ऊपर ऊपर से तो कर लूंगा, लड़की बड़ी सुंदर यहाँ पर है, मजा आएगा। और ये सारी बातें पीछे से बेटी सुन लेती है और कहती हो ओ कुत्ते के बच्चे जरा इधर देख। तो वो भी कहता है साला मुझे कुत्ता का बच्चा कौन बुला रहा है, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये भी कहती साले मैंने सब सुना, मेरे साथ शादी करने का शौक है क्या तुझे। वो भी कहता या लेकिन मेरे को क्या, वो तो मम्मी पापा मिलके करवाएंगे, मैं तो अपने परिवार का छोटा बेटा हूँ, वो लोग हाँ बोलेंगे तो मैं भी हाँ बोल लूँगा। ये उतने में झाड़ू लेके साले का मुंह तोड़ देती है और टांगे भी तोड़ देती है, और तीसरी टांग वो तो पहले से टूटी हुई है। वो भी कहता बस करो यार मुझे मार क्यों रही हो। ये भी कहती साले सपने में भी मेरे साथ शादी करने के बारे में सोचना मत वरना सब कुछ तोड़ के रख दूंगी। बाकी गुंडे भी देखते हो माय गॉड यार ये कितना मारे जा रही है।
और ये सब कुछ है ना पीछे से एक लौंडा देखता है और बड़ा एंजॉय करता है। और वो जिसको मार पड़ी थी वो रोता रोता जाता है कि मम्मी रे तीनों की तीनों टांगे टूट गई ओए। बाकी लोग भी देखते हाय राम, पहली बार कोई ऐसी लड़की को देखा है जो अपने शादी का रिजेक्शन ऐसा करती है। और वो लड़का जिसकी जान पिछले एपिसोड में बचाई थी वो दुकान के बाहर ही दिख जाता है। ये भी देखती है अरे तुम तो वही ना, तुम्हारी टांगे ठीक हो गई। वो भी कहता है यार थोड़ा बहुत यहाँ पे ठीक हो गया, दुकान में क्या लेने आए हो, ये दुकान मेरा परिवार का है। ये भी कहती ओ माय गॉड यार फिर तो सामान सस्ते में मिल जाएगा। वो भी कहती आइए आइए अंदर, मेरा नाम शेन है, मैं बताना भूल गया था। वो भी कहती हेलो जुओ क्यों मेरा नाम है, मैं भी बताना भूल गई। और ये लड़का वाकई में प्यार में पागल हो चुका था। ये भी सोचता है हाय कितनी प्यारी लड़की है, बोलो क्या लेने आई हो। तो ये भी कहती है राइटिंग का ब्रश दे दो, पेंसिल दे दो, पेन यहाँ पे दे दो, और जो पैसे कल तुमने मुझे दिए थे ना वही पैसे मैं देना चाहूँगा। तो वो हाई क्वालिटी का एकदम हाई क्वालिटी का सामान दिलवाता है और कहता है ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। मैडम जी भी कहती है अरे मैंने सस्ता मंगाया था, तुमने तो कुछ ज़्यादा महंगा दे दिया, इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। लड़का भी कहता पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, अपना दिल दे दो, आई मीन तुमने जो मेरी जान बचाई है ना ये उसी के लिए। तो ये भी कहती है अरे उसके लिए तो अपने पैसे दिए भी थे ना, थोड़ो मेरे पास जो भी पैसा है मैं आपको दे देती हूँ। उतने में भाई आ जाता है और कहता अरे तुमने सामान ले लिया। ये भी कहती है तुमने सब्जी बेच दिया। वो भी कहता है चलो अब। वो भी कहता है ये चलो ये सामान रख लो। वाओ यार ये सामान तो कुछ ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, लगता है तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही पैसे चले आए। वो लड़की भी कहती है ठीक है बाय, बाद में आऊँगी। वो भी कहता है ये लड़का कौन है, तुम्हारा दूर का भाई है क्या। तो ये भी कहता ना मेरा दूर का दोस्त है। वो भी कहता हो दूर का दोस्त यहाँ पर है क्या, सही है, मुझे लगा तुम्हारा होने वाला पति है। ये भी कहती ना अरे मेरा दूर का भाई जैसा है तो पति कैसे हो जाएगा। और हाँ यार मुझसे मिस्टेक हो गया, वो वाकई में दोस्त था, सचमुच का भाई नहीं था। चाचा के 2 बच्चे थे, एक छोटी बेटी और एक छोटा बेटा, तो मुझे लगा ये छोटा बेटा होगा, लेकिन नहीं ये पड़ोस में रहने वाला कोई दूसरा लड़का था। समझे कि ना समझे, क्या ना चाइनीज मांगा में सब एक दूसरे को ब्रदर सिस्टर बुलाते ना, इसलिए मैं गलत फहमी में आ गया था, लेकिन नहीं वो इसके परिवार का नहीं है। तभी तो शादी के सपने देख रहा था। अब जो दुकानदार देख के चौंक जाता है, एक सेकंड कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे छोटे मालिक ये लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन कोई पड़ोसी है जो उससे प्यार करता है। ओ माय गॉड, यानी एक लड़की और 2 लड़के पागल। डोंट वरी, अपने मालिक के लिए हम कुछ भी करेंगे। और मालिक के जो टांगों पे चोट लगी थी वो चोट अभी भी लगा हुआ है। तो नौकर भी कहता वाह मालिक वाह क्या चोट लगी हुई है, लेकिन लड़की के सामने कितनी हिम्मत से खड़े हुए थे, क्यों कर रहे हो लड़की के लिए ऐसा। तो ये भी कहता क्योंकि लड़की बड़ी सही थी यार, भेजो किसी को लड़की पे नजर रखने के लिए। ये भी कहता है लड़की किडनैप करवाओगे। वो भी कहता नहीं होए उसकी सेफ्टी के लिए। तो ये भी कहता वाकई में। और मैंने बोला ना अभी एकदम प्यार में पागल हो चुका है। ये भी नोटिस करता है कि मेरी दिल की धड़कनें न जाने क्यों अचानक से बहुत ही ज़्यादा तेज हो गया है। ऐसे खड़े होने पर मेरे टांगों का जो चोट मुझे दर्द दे देता, लेकिन जैसे लड़की आई उसके सामने मैं खड़ा था, लेकिन मुझे चोट बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। प्यार के सामने आदमी दर्द भी भूल जाता है। आओ आते भाई बेटी की ओर जो जा रहे थे, तभी लड़का भी कहता कि आपने जो सामान लिया वो कुछ ज़्यादा महंगा था, आपकी दादी माँ देखेगी तो क्या करोगे। ये भी कहता है डोंट केयर, दादी माँ देखे कि ना देखे, उनके पैसों से मैंने कौन सा यहाँ पे ले लिया है। ये भी कहता है क्या बात है भाई तुम तो बड़ी कूल हो। ये भी कहती है आई एम सो फकिंग कूल। ये भी कहता है सही है यार, एक काम करो दादी माँ को जाओ और एक मुक्का मारो और टांगे तोड़ दो, बाल नोच लो, दांत भी तोड़ दो। ये भी कहती बस करो यार, इतनी भी शैतान यहाँ पे नहीं हूँ मैं। वो घर में आती है और सामान लेके जा रही थी, दादी देख लेती है और कहती ओ कहाँ जा रही है, चुपचाप खेत में जा और खेती कर ले। और एक सेकेंड ये तेरे हाथों में क्या है, पेंट ब्रश पेपर, हमें पढ़ाई करवाना चाहती है, इधर ला ये सब मुझे दे दे, मेरा बड़ा बेटा पढ़ेगा। वो भागते भागते कमरे में आती, वो कहती बाल बाल बची। बाप भी कहता अरे तू फाइनली चली आई, अरे तुम्हारी शादी किसी नल्ले से करवाने वाले थे। ये भी कहती अरे लेकिन पहले मुझे ये सामान छुपाना है, कहाँ पे छुपाऊं। बाप भी कहता हमारे कमरे में बस ये छोटी सी तिजोरी है, इसमें छुपा दे। ये भी कहती कम ऑन यार, तिजोरी में तो कोई भी देख लेगा, फिर कहाँ पे छुपाएंगे, मुझे कोई और रास्ता मिल गया। वो भी कहता टेंशन ना लो, मुझे दे दो, मुझे मालूम है एक रास्ता जहाँ पे कोई नहीं ढूंढेगा। बेटी भी लाइक है ना जाने क्यों मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। उतने में दरवाजा तोड़कर दादी माँ आ जाती है और कहती साली कुतिया पैसे चोरी कर कर सामान लाती है, अपने बाप के पढ़ाई लिखाई का कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, खेती करना पड़ेगा और वो सामान मुझे दे दे ठाकुर। बाप की फट जाती है कि अरे दादी माँ तो बड़ी डरावनी लग रही है, अरे मम्मी पास में मत आओ, मम्मी पास में मत आओ। तभी पोती कहती है अरे दादी माँ मैं तो बताना भूल गई, जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी ना, मैंने उसको बहुत मार मार के तीनों टांगे तोड़ दी। बाय
वो भी कहती है कुतिया की बच्ची क्या करती है, कहाँ जा रही है। वो भागते भागते चाची के सामने आती है। बड़ी चाची भी कहती है शर्म आनी चाहिए, तुम जैसी पोती लोग ना कलंक को कलंक, ये नहीं कि दादी माँ की थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लो, गाली दे के भागती यहाँ पे रहती हो। ये भी कहती कमोन चाची ज़्यादा नाटक यहाँ पे मत करो, इतनी औकात है ना तो भाड़ में जाओ। वो भी कहती है तूने क्या बोला मेरे को। ये भी कहती चाची 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 अपनी माई के बुरे में चल जाओ चाची। और बड़े आए मेरी शादी किसने तय की थी, तुमने की थी ना, तुम्हें जबकि मालूम है उस चोमों का खड़ा भी नहीं होता तो भी मेरी शादी तय की थी, दहेज के लिए ना। तो चाची की तो बोलती बंद हो जाती है कि अरे क्या बोले जा रहे हैं। तो पीछे से जो छोटे चाचा का बेटा है ना वो जा रहा था, वो भी कह देता या बहुत गलत हुआ। चाची भी कहती हाँ कौन बोल रहा है। ये भी कहता वेल मैं कह रहा हूँ आप कुतिया हो कुतिया। तो अपनी बेटी भी देखती है कि अरे यार चाची को मुंह पे कुतिया बोल दिया, छोटे बच्चे से बुलवा दिया, मजा आ गया। उतने में दादी माँ आ जाती है और कहती है आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, आज मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अपनी पोती भी कहती चलो और तमाशा करती हूँ। और जो नल्ला मेरा पति होने वाला था वो किसी बड़े परिवार से बिलोंग करता है ना। ये भी कहती या अमीर परिवार है, बहुत दहेज में पैसा यहाँ पे देंगे। ये भी कहती हाँ मैंने उसको कोठे पे जाते हुए देखा था, कोठे पे जाते हुए, कोठे पे जाने वाले लोग बड़े बेशरम होते हैं। और ये मेरी चाची देखो कितनी कुतिया है, मेरी शादी किसी कोठे पे जाने वाले लड़के से करवाना चाहते हैं। तो वो भी कहते चुप करो यार, ये चिल्ला चिल्ला के बेइज्जती करवा देगी। दादी माँ भी कहती यार ये चुप हो जा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था बेटी चिल्ला चिल्ला के बताने लगती है कि वो लड़का कमीना है कोठे पे जाता है और मेरी शादी भी ऐसे कमीने बंदे के साथ करवाने वाले थे। तो ये दोनों भी कहते चुप हो जाए यार, कोई पड़ोसी सुन लेगा तो बेइज्जती हो जाएगी। तो ये भी कहती होने दो, वो था कमीना इसलिए मैंने उसकी कुटाई कर दी, चाची जी मुझे थैंक यू बोलो। चाची भी कहती अरे मैं थैंक यू कैसे बोलूँ। ये भी कहती क्योंकि मैंने उसको इतना मारा कि 2 महीने पहले से वो चल नहीं पाएगा, यानी 2 महीने तक मिनिमम कोठे पे जा नहीं पाएगा। चाची भी कहती है तूने उसको इतना मारा क्या, ओ माय गॉड यार वो मेरा दूर की बहन का, मेरा दूर का भांजा था, तुमने गलत किया यार उसके साथ। दादी भी कहती है तूने बहुत मारा, अब मैं तुझे यहाँ पे मारूंगी। ये भी कहती मैंने गलत क्या किया, फालतू में शादी अगर ऐसे बंदों से करवाओगे, छोड़ो कि मैंने उसको जिंदा छोड़ दिया वरना जान से भी मार डालती। उतने में दादा आ जाता है और कहता बस कर, तुझे हो क्या गया है, 2 दिनों से तू बदतमीजी किए जा रहा है। तो ये भी कहती मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने गंदे लौंडे की कुटाई की जो कोठे पे जाता है। ये भी कहती है अरे यार तू लड़की होकर ऐसा यहाँ पे करती है। उतने में वो जो छोटा भाई था छोटे चाचा का वो रोने लगता है। तो उसकी माँ भी कहती मेरे बेटे क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है। ये भी कहता क्योंकि मुझे भी कोठे पे जाना है। तो उसकी माँ कहती है ये क्या हो रहा है, सब लोग चौक जाते हैं, ये सब क्या हो रहा है। दादा भी चिल्लाता है तू पागल वागल है क्या, कोठे पे क्यों जाना चाहता है। वो भी कहता क्योंकि वो लड़का कोठे पे गया था तो दीदी ने उसको मारा, तो चाचा चाची और दादी मिलकर उस पर चिल्ला रहे हैं, यानी कोठे पे जाना तो अच्छी बात होती है ना, तभी तो मिलकर दीदी को चिल्ला रहे हैं। तो दादी भी लाइक करे यार कुछ ज़्यादा गलत इसने समझ लिया और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखे जा रहा है। वो भी कहता ओहो ये बेटा थोड़ा सा अभी बुद्धू है, छोटा है ना, लेकिन बातें उसने काफ़ी सही बोला। तो इधर उसकी बड़ी बहन भी कहती है अरे कोठे पे जाना गंदी बात होती है, खाली गंदे गंदे लोग जाते हैं। तो ये भी कहता लेकिन फिर चाची और दादी माँ उस कुत्ते को सपोर्ट क्यों कर रही है। ये दोनों भी चौक जाते कह रहे क्या बोले। बेटी भी देखती अरे छोटा भाई थोड़ा सा पागल है, उसको समझ नहीं है, लेकिन देखा जाए तो इस लौंडे को अपने टीम में ले सकती हूँ, चाचा चाची और दादा दादी की बेइज्जती करने में हेल्प आएगा। इधर दादी माँ भी कहती सुनो वो जो कोठे पे जाने वाला लड़का है ना, जाके उसकी टांगे तोड़ो, बड़ा बेशरम आदमी है, वाकई में खानदान बर्बाद कर देता। और सुनो ये जो फालतू चीज़ें तुम बंद कर दो, बेइज्जती मारना। वो भी कहती ना दादी माँ ये तो मैं कभी बंद नहीं करूँगी, बाढ़ में जाओ। वो लोग भी कहते फिर से बेइज्जती कर दी। फिर कुछ समय बाद वो छोटा भाई मिलने आता है और कहता और कैसा लगा। ये भी कहती है बढ़िया यहाँ पे लगा। वो भी कहती है अब चाचा को बोलकर मुझे भी पढ़ाओ लिखाओ ना। तो ये भी कहता अच्छा मुझे समझ आया, तभी तो इसने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि ये छोटे भाई का बेटा है ना और इनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता और इसको पढ़ने का मन है। वो भी कहता प्लीज़ दीदी प्लीज़ 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 मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है। ये भी देखती है कितना प्यारा है, तुमने अपने मम्मी पापा से पूछा। ये लोग भी कहते यार लेकिन उनको तो आता ही नहीं पढ़ना लिखना। ये भी कहती है दादा दादी से पूछा। ये भी कहता लेकिन दादा दादी बस बड़े अंकल को पढ़वाते हैं, ना मेरे पापा को पढ़वाते हैं ना मुझे पढ़वाते हैं। तो ये भी कहता क्या ही कर सकते हैं, मैं अपने पापा को बोलूँगी मेरे पापा तुम्हें पढ़ा देंगे। ये भी कहती हैं सच्ची में दीदी आप सबसे बेस्ट हो। उतने में उसकी वाली दीदी आती है और कहती है अगर तुम दोनों का हो गया तो मैं सब्जी लेकर आई हूँ, जल्दी से खाना बनाओ। वो भी कहती लाओ लाओ मैं सब्जियाँ काट देती हूँ।
उतने में छोटा भाई फिर से पूछ लेता, दीदी सुनो। दीदी भी कहती बोलो क्या हुआ। तो ये भी कहती मैंने सुना लड़कियों को बैड बॉयज यहाँ पे पसंद है लेकिन आपने उस बैड बॉय की टांगे तोड़ दी। क्यों? वो ज़्यादा बैड बॉय नहीं था, उसको और ज़्यादा बैड बॉय होना चाहिए। तो उसकी बहन भी कहती है चुप कर यार, तुझे ये बातें कौन सिखा रहा है। बाहर कहता है कि मुझे कोठे पे जाना है, अब यहाँ पे बैड बॉय किए जा रहा है। वो भी कहती नहीं, गांव वाले कहते हैं कि लड़कियों को बैड बॉयज पसंद है। तो अपनी बेटी भी कहती है सुनो, हाँ लड़कियों को थोड़े बैड बॉयज पसंद है, लेकिन कमीने घटिया बॉयज नहीं पसंद। और वो कमीना और घटिया बॉय था। तो ये भी कहता हो दीदी समझ गया। दीदी भी लाइक साला कुत्ता कुछ नहीं समझा होगा। फिर कुछ समय बाद वो बड़ा चाचा आ जाता है, बेशरम आदमी जो बस घर पे बैठ के मज़े करता है, खाता पीता है और पढ़ाई के नाम पे घुइयाँ छिलता है। दादी भी कहती हो मेरा बड़ा बेटा आ गया, मेरा बड़ा बेटा आ गया। अबे तू फिर से इतना सारा खाना कहाँ लेके जा रही है? अपने बाप के लिए क्या? वो भी कहती है पापा के लिए। तो पापा को खाना देकर आती है। तभी ये ना बड़ा चाचा ताना मार देता है और कहता मैंने सुना तुमने कुछ सामान लाया है पढ़ने लिखने का, लो यार पढ़ाई लिखाई तो मैं करता हूँ, मुझे दे दो। दादी माँ भी कहती हाँ मैंने देखा था, कहाँ पे रखा तूने? वो भी कहती अरे फक, मुझे लगा बुढ़िया भूल गई, बुढ़िया को याद आ गया। ये भी कहती दे मुझे पेंट ब्रश पेपर सब मुझे दे दे, कल का कल ला कर। तो ये भी कहता ना मैं नहीं देने वाला, क्योंकि मेरे पापा पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, अब से वो पढ़ाई करेंगे। और अगर तुम्हें पेंट ब्रश पेपर चाहिए तो पैसे दो, फ्री का नहीं देने वाली। ये लोग भी कहता भाई क्या बोले जा रही है तू? वो भी कहती मैं सच बोले जा रही हूँ, आप लोग को तो पैसा देने को होता ही नहीं है। मैंने पैसों का जुगाड़ किया अपने पापा को पढ़ाने के लिए, अब तुम पापा के पढ़ाई का सामान नहीं मांग सकते, मैं नहीं देने वाली। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। तो दादी माँ भी कहती है अरे यार स्कूल में जाना तुझे मालूम भी है कितना महंगा होता है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तभी तो बस अपने एक ही बेटे को पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये भी कहती है हाँ लेकिन मेरे पापा इतने भी चोमू नहीं है, किताब वगैरह मिल गया वो जैसे तैसे स्कूल में जाएंगे, पढ़ाई लिखाई यहाँ पे कर लेंगे, खेती वेती में काम करने की जरूरत ही नहीं है। दादाजी से खेती में काम करवा लो, छोटे चाचा जी वो खेती में काम यहाँ पे कर लेंगे। अगर दादाजी भी पढ़ लेते ना, उनको भी ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और रही बात पैसे कमाने का, तो वो क्या बोलते हैं नोट्स कॉपी करके पैसे कमा लेंगे। अब ये सुनते ही बड़ा बेटा भी कहता हाँ कॉपी करके पैसे कमा लेंगे। अरे कोई कॉपी वॉपी यहाँ पे नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाप की इतनी औकात है? अगर इतनी औकात होती ना तो माँ मेरे को नहीं तुम्हारे बाप को पढ़ाती, लेकिन तुम दोनों की औकात नहीं है। तो ये भी कहती रहे चाचा जी चुप रहो, मेरे पापा कितनी कैपेसिटी है वो यहाँ पे कर सकते हैं, मेरे पापा कभी भी गिव अप नहीं करते दादा की तरह। तो दादा को भी बुरा लगता है कि अरे यार मेरे को मन है कि अपने तीनों बेटे को पढ़ाऊँ, किसी भी बेटे के साथ ना अन्याय ना करूँ, लेकिन मेरी बीवी अब एक नंबर की कुत्ती औरत है, वही अन्याय करती है और मुझे अपना गुलाम बना के रखती है। अंदर ही अंदर मेरे को रोना आता है। दादी माँ भी कहती क्या हुआ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा बुड्ढे, तुझे कुछ बोलने को क्यों नहीं हो रहा? तू तो इनका बाप है ना, बोलना ओ बुड्ढे बोलना। अरे बोलता क्यों नहीं है? तभी सामने से वो जो छोटा बच्चा जो कुछ भी बोल देता है वो बड़े चाचा की बेइज्जती मार देता है और कहता है एक सेकेंड, आपको तो बुक स्टोर वालों ने रिजेक्ट मार दिया था ना। तो ये भी कहता नहीं अरे रिजेक्ट नहीं मारा था, वो लोग मुझे थोड़ा कम पैसा दे रहे थे, मैंने बोला कि हाँ इतना कम पैसा भला मैं क्यों, तो इसके लिए। बेटी भी कहती है अबे तेरी बेइज्जती मार दी थी, तुझे देने से ही मना कर दिया था। वो भी कहता कमौन यार ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जरा अपने पापा को देखो, तुम्हारा पापा सबसे छोटा भाई, ना खेती का काम बढ़िया होता है और पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल भी नहीं होता। वो भी कहता अरे यार तुम जाओ पढ़ाई लिखाई करो, हमारी बेइज्जती क्यों मारे जा रहे हो? तो बड़ा भी लाइक हाँ छोटा पागल चोमू क्या ही पढ़ लेगा। छोटा भी कहता यार अगर मैं पढ़ने चल जाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन मैंने तुमको पढ़ने का मौका यहाँ पे दे दिया। दादी माँ भी कहती साले तू चोमू है, तू कैसे पढ़ लेगा, पढ़ता भी तो तू क्लास में सबसे लास्ट आता। तो ये भी कहता रहे क्या ही कर सकते हैं, हाँ गरीब यहाँ पर हम नहीं पढ़ा लिखा यहाँ पे जाता, लेकिन आपने मना कर दिया तो मैंने भी मना यहाँ पे ले लिया, वरना अगर मुझे भेज देते तो मैं भी बढ़िया पढ़ाई कर लेता। बड़ा भाई भी कहता ओ तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि मेरे चक्कर में तुम्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला, वरना तुम पढ़ के कुछ ना कुछ उखाड़ लेते। वो भी कहता या हम जो खेती बाड़ी करते, सब्जी उगाते, अनाज उगाते, वो बेच के हमारा घर चलता, उसी से तुम्हारी फीस यहाँ पे आता। अगर मैं नहीं तो कम से कम मेरा बेटा तो पढ़ सकता है, लेकिन तुमने बेटे को भी पढ़ाने से मना कर दिया, गलत किया तुमने। तो दादा भी कहता चुप करो, कब से मैं चुप बैठा हूँ और तुम लोग बक 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 यहाँ पे किए जा रहे हो। बेटी भी लाइक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो चली काम करने। वो अपना काम कर रही थी और उसको मालूम था किताबें कॉपी करवा कर बेचना है, पैसे कमाना है, उसी से पढ़ाई करवाना है। एक सेकंड उससे मुझे याद आया, पैसे थोड़े से अभी भी बचे हुए जो मुझे यहाँ पे मिला था, इससे बाकी काम यहाँ पे देखेंगे। सुनो मेरे पापा काम नहीं करेंगे तो ये लो थोड़े से पैसे, उनके बदले काम चला लो।
दादी माँ भी कहती हैं ये पैसे कहाँ से लेके चले आए। तो बड़ी बहू भी कहती सुनो यार, अगर ये अपने बाप को पढ़ाना चाहती पढ़वाने दो, 1 दिन 2 दिन पढ़ लेंगे फिर पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर देखना वापस खेती में आ जाएंगे। ये भी कहती है साली तेरी पास इतना पैसा पहले कहाँ से आ गया मुझे ये बताओ। वो भी कहती कहीं से भी आया रहे दादी माँ, आपको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दादी माँ यार आप तो शुअर जैसी दिखती भी हो। वो भी कहती है अबे कितना दादी को गाली दोगी। दादा भी कहता सब अपना मुंह बंद करो और पहले खाना खाओ। तो सब लोग अपने खाने पे फोकस करते हैं। दादा भी कहता जाओ यार जाके अपने बाप को पढ़ाओ, मेरी ओर से तो हाँ है। ये भी कहती हुआ फाइनली मेरे दादा ने मेरा सपोर्ट लिया और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है बेटी से, जो हमारे मेन कैरेक्टर को लाके पेपर देती है और कहती है लिखना स्टार्ट करो। बाप जो यहाँ पे दबा के मुर्गी खा रहा है वो भी कहता लिखना चालू करो। क्या लिखना यहाँ पे चालू करे, अरे बाय द वे ले तू भी टंगड़ी खा। तो वो भी कहती है अरे मैं टंगड़ी खाने यहाँ पे नहीं आई हूँ, और एक सेकंड तुमने बिना मेरे परमिशन से चिकन यहाँ पे पका लिया है। वो भी कहता है यार चिकन पका लिया है, देखो दादा ने भली परमिशन दे दी लेकिन तुम्हारी दादी बड़ी कुतिया है, वो पक्का मुझे यहाँ पे रोकेगी। ये भी कहती है वो रोकेगी लेकिन आई डोंट गिव अ फक, ये लो ब्रश और लिखना स्टार्ट करो। वो भी कहता लिखना स्टार्ट करूँ लेकिन मैं क्या लिखना स्टार्ट करूँ। ये भी कहती मालूम है ना हमें एकेडमी में अगर जाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए फीस देने के लिए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें कमाना पड़ेगा, और कमाने के लिए तुम्हें कुछ लिखना पड़ेगा और ले जाकर मैं दुकान को दूंगी, दुकान वाले को पसंद आएगा, दुकान वाले बेच के पैसा कमाएंगे और पैसे में से हमको भी हिस्सा मिलेगा, तो लिखना स्टार्ट करो। वो भी कहता ठीक है मैं क्या यहाँ पे लिखूँ, मैंने लिख दिया है। और उसने लिखा था आई वॉन्ट ए चिकन। बेटी भी कहती है आपका मुंह तोड़ दूंगी पापा, आई वॉन्ट ए चिकन, खाया ना अभी चिकन, और कहाँ से चिकन मिलेगा। वो भी कहता लेकिन मैं तुम्हारा पापा हूँ, मेरा मुंह काहे को तोड़ोगे, एक काम करो दूसरा पेपर लेकर आओ। ये भी कहती पेपर बहुत ही महंगा आता है, हम गरीब लोग हैं, फालतू का पेपर बर्बाद मत करो, अगला जो कुछ लिखोगे ना अच्छे से यहाँ पे लिखना। ये भी कहता मेरी बेटी टेंशन ना लो, मैं बड़ा अच्छे से लिखूंगा। तो ये भी कहती है तो लिखो जल्दी लिखो। वो भी कहता है या मैं लिख रहा हूँ। तो जैसे बाप लिखना स्टार्ट करता है ना तो बाप की हैंड राइटिंग बहुत ही सही थी, बेटी इंप्रेस हो जाती है। और एक सेकेंड, ओ माय गॉड यार इस बार तो आपने कुछ कमाल का लिखा है। आपने क्या लिखा, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी के गाल गुलाबी नैन शराबी हाई झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, क्या लिखा है। वो भी कहता है सच्ची में तुम्हें मेरा पोयम अच्छा लगा। ये भी कहती है पूरा लिखो। वो पूरा लिख लेता है। बेटी भी देखती वाह यार बड़ा सही लिखा है, अरे दुकान में बेचूंगी तो अच्छे खासे पैसे यहाँ पे मिल जाएंगे, रुको मैं दुकान में चेक करके आती हूँ बढ़िया मिला कि नहीं मिला, आप ऐसी ढेर सारी कॉपी बनाओ। वो भी कहता है अबे मर जाऊंगा इतना करते करते। ये भी कहती करिए चुपचाप। वो भी कहता है मेरी टांगे दुख रही है। ये भी कहती हाथों से लिखो। वो भी कहता मेरे को भूख लग रहा है। ये भी कहती अरे लिखो अभी अभी तुमने चिकन खाया है वरना कल खेती में काम करवाऊंगा। अब आते भाई दादा की ओर, और जहाँ पे दादी चिल्ला रही थी कि तुमने उसको परमिशन कैसे दे दिया पढ़ाई करने का, मालूम है ना अगर वो दोनों बेटे मिलके काम करेंगे खेती में जिससे वो पैसे कमाएंगे, उसी पैसों से हम अपने बड़े बेटे को पढ़ा पाएंगे, और तुमने इसको भी पढ़ने का परमिशन दे दिया। वो भी कहता सुनो हमारे पास एक मौका था कि किसी एक बेटे को पढ़ा सकते हैं तो हमने बड़े के बेटे को चूज किया, सेकंड बेटे को हमने चूज नहीं किया, हालांकि स्मार्ट वो भी है तो करने दो। उसने बोला है ना हमसे पैसे नहीं लेंगे खुद ही जुगाड़ करेंगे, पास हो गया तो ठीक है फेल भी हो गया तो हमारा क्या जाता है। ये भी कहती अरे यार क्या जाता है, अरे वो खेती में काम करेगा तो खेती से पैसे कमाकर हमको देगा ना। दादा भी कहता चुप कर, नहीं मुझे कमाना नहीं कुछ करना, सो जा चुपचाप, मैं भी सो रहा हूँ। ये भी कहती हो। और रही बात उसकी बेटी का जो शादी होने वाला था, ये भी कहता शादी के बारे में मुंह बंद कर। उसने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सबको बोल दिया है उसका होने वाला पति कोठे पे जाता है, और सबने सुन भी लिया है, तो भी हमने शादी करवा दी है तो लोग बोलेंगे कोठे में जाने वाले से करवा दिया, इसलिए नो। दादी सैड हो जाती है कि अरे दहेज का पैसा भी नहीं आएगा। अब आते भाई छोटे अंकल की ओर, जहाँ पे छोटा अंकल अपने बेटे से कहता है एक सेकंड मेरे भैया तुझे भी पढ़ना लिखना सिखाएंगे। वो भी कहता है यही अंकल ने बोला है। तो ये भी कहता वाह मेरे बेटे मेरा पढ़ने का सपना तो पूरा नहीं हो पाया लेकिन आई होप तेरा पढ़ने का सपना यहाँ पे पूरा हो जाए। ये भी कहता है या पापा मैं पढ़ूंगा। अब आते भाई उस लड़की की ओर जो हमारे मेन कैरेक्टर की बेटी से प्यार में पागल हो गया था ना, तो उसका नौकर पूरा इन्फॉर्मेशन पता करके लाता है कि छोटी औरतें गरीब औरतें छोटे से परिवार में। ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, और उसके फैमिली में क्या क्या है। तो ये भी कहता है उसके फैमिली में उसकी मम्मी मर गई है, उसके पापा यहाँ पर हैं जो पहले खेती बाड़ी करते थे और खेती बाड़ी करने के चक्कर में टांगे टूट चुकी हैं तो कुछ भी नहीं करते, इसके लिए बेटी पढ़ा लिखा रही है ताकि बड़े होकर वो ना स्कॉलर यहाँ पे बन सके और पैसे कमाने के लिए वो किताब वगैरह पब्लिश करवाना चाहती है, पोयम वगैरह पब्लिश करवाना चाहती है। अब ये सुन के लड़के को लगता है एक सेकेंड पोयम पब्लिश करवाना चाहती है यानी वो कल पक्का आएगी। हाँ
ये भी कहता क्या, हाँ, वो भी कहता कुछ भी ना, वो कल पक्का यहाँ पर आएगी और उसकी स्वागत की तैयारी करो और ये किताबें उसको दे देना। नौकर तो खुश हो जाता है कि फाइनली मालिक को किसी औरत के अंदर इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है। कहना मेरे मालिक की उम्र हो चुकी है, इनकी उम्र के और इनके दोस्त जितने भी थे ना सबने शादी कर ली, इन्होंने शादी नहीं की। लेकिन हमारे शहर की सबसे सुंदर लड़की वो पट गई थी, उसने प्रपोज भी मारा था लेकिन इन्होंने रिजेक्ट मार दिया। सोचो, शहर की सबसे सुंदर लड़की को रिजेक्ट मार दिया, तब से बाकी कोई लड़कियां ही नहीं आती। मुझे लगा ये सिंगल ही मरेंगे, लेकिन फाइनली किसी लड़की पे दिल आ गया, ओए खुशी के आंसू आ रहे मेरे। उससे मुझे याद आया, पसंद आ गई ना, क्यों आप उसके साथ मिलके डुओ कल्टीवेशन। ये भी कहता क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो, लेकिन मुझे प्यार तो हो गया। अब मैं कैसे बताऊं यार, उसने मुझे छेड़ा था, नहीं छेड़ा नहीं था, उसने मुझे गंदी तरीके से टच किया था, नहीं यार ये सुनने में कितना गलत लगता है। I mean, हाँ उसने मुझे बचाया था, बुढ़ा भी कहता हो तो उसने बचाया और ये बदले में शादी करना चाहते, सही है। फिर 2 मिनट बाद दुकान में कस्टमर आता है तो नौकर भी कहता बोलो मालिक की चाहिए, लेकिन क्या वो कस्टमर नहीं बल्कि खबरी था, खबर लाया हुआ था। नौकर खबर देखता है, मालिक को ला के बताता है और कहता मालिक कैपिटल शहर में कोई आने वाला है। तो ये भी कहता हो तो तैयारी करो जल्दी से। मालूम है ना ये जो लड़का है कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, स्पेशल लड़का है। और ये दुकान तो बस नाम का दुकान चला रहा है, इन रियलिटी ये एक सोल्जर है और ऐसा वैसा सोल्जर नहीं, स्पेशल सोल्जर है। और इसके जासूस दुनिया के कोने कोने में फैले हुए रहते हैं। जैसे दुश्मनों ने कुछ भी करने की कोशिश की, इनको सबसे पहले खबर मिलता है और ये जाके उसको रोक लेते हैं। तो वापस उसने रोकने की तैयारी कर ली थी। अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह बेटी सुबह उठती है और कहती हो ये मजा आ गया। बाप भी कहता मुझे मत जगाओ, मैं रात भर लिख लिख के थक गया, मेरी हाथें यहाँ पे दुख गई। ये भी कहती लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, वरना खेत में काम करना पड़ेगा। ये भी कहता शर्म करो यार, शर्म करो, ये तो ब्लैकमेल है। वो भी कहती है ब्लैकमेल समझना तो ब्लैकमेल यहाँ पे समझ लो, लेकिन आपको तो काम करना पड़ेगा। वो भी कहता कितनी गंदी औरत है तू, बहुत ज़्यादा गंदी औरत है, लेकिन क्या चिकन मिलेगा। वो भी कहती बस करो यार, चिकन बहुत महंगा होता है, हम रोज का रोज अफोर्ड यहाँ पे नहीं कर सकते। उससे मुझे याद आया, आज एक चिकन मैं गिफ्ट में ले जाने वाली हूँ उसके लिए। अरे जिसने मुझे काफ़ी सस्ते में किताब वगैरह दिया था, तो लेके जा रही थी, उतने में छोटी चाची दिखती है और कहती मैंने सुना तू मेरे बेटे को पढ़ना लिखना सिखवा रहे हो। ये भी कहती अरे आपका बेटा यानी मेरा छोटा भाई है, सिखाने में की जाता है। भाई चाची इंप्रेस हो जाती है, अपने गले का पेंडेंट निकाल के दे देती है और कहती गरीब औरत हूँ, देने को कुछ भी नहीं है, यही थी मेरी इकलौती निशानी, रख लो। वो भी कहती ना अरे वो भी मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई को सिखा रही हूँ, नहीं चाहिए मुझे। उतने में दादी आ जाती है और कहती है हे क्या हुआ रे, काम धंधा छोड़ के यहाँ पे क्या कर रही है। छोटी बहू भी कहती ना मैं काम धंधा कर रही हूँ। वो भी कहती ठीक है जाके काम धंधा कर। और तू साली ये मुर्गा लेके कहाँ जा रही है। वो भी कहती मुर्गा, अरे कोई मुर्गा नहीं है बुढ़िया तू अंधी हो गई है। फाइनली दुकान के पास आती है और नौकर देखते ही एकदम चौंक जाता है कि ये आ गया क्या, लेकिन नहीं वो नहीं आई थी। कई सारे कस्टमर लोग आ गए थे और चिल्लाने लगते हैं कि ओ माय गॉड हमने सुना आप 1 पे 3 डिस्काउंट यहाँ पे दे रहे हो, दो। नौकर डर के मारे दुकान बंद कर देता। वो कहता अरे बाप रे ये क्या हो गया। मालिक भी कहता क्या हुआ दुकान बंद क्यों किया। ये भी कहता अरे भीड़ लग गई कस्टमर की और सब लोग कह रहे हैं 1 पे 3 का डिस्काउंट। अरे यार हमने ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं लगाया था, लगता किसी ने ऐसा ऑफर जानबूझ के फैला दिया है। तो ये भी कहता अरे मैंने जानबूझ के अफवाह फैलाया था, तुम दुकान खोलो। दुकान खोला जाता है और सब परेशान किए जा रहे हैं। नौकर को गुस्सा आता है कि अरे यार हमने ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं दिया था, किसने हमारे बारे में ऐसी अफवाह फैलाई। मालिक भी कहता सॉरी यार हमने 2 दिन पहले प्रमोशन किया था 1 पे 3 फ्री मिलेगा, लेकिन वो परसों तक ही था, अब वो ऑफर यहाँ पे खत्म हो गया, प्लीज भाड़ में जाइए। ये सुनते ही वो लोग नाराज हो जाते हैं और कहते हैं भाई गद्दारी करते हो, चीटिंग करते हो, ऑफर देना तो रोज दो ना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था मालिक सारे कस्टमर को शांत करता है कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। जो ऑफर है ना 3 दिन पहले था, आज ऑफर नहीं है। वो लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं यार ऐसा कैसे कर सकता है, तू होता कौन है। तो मालिक भी कहता है कि मैं मालूम की उस दुकान का, मेरी मर्जी, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। तो सबकी फट जाती है, वो कहती भैया सॉरी। वो भी कहते सुनो ये जो ऑफर है ना 1 पे 3 का फ्री वो होगा, लेकिन हर महीने 6 तारीख को, तो जाओ अगले महीने आना। तो सब गुस्सा करके चल जाते कि भाई 6 तारीख को भी ऑफर बदल देगा, लब 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 लब। अब उतने में आ जाती है बेटी और बेटी के साथ जो पड़ोसी दोस्त है वो भी आ जाता है और कहता है तुमने सुना 6 तारीख को आने पर 1 सामान लेने पे 3 सामान फ्री मिलेगा, मैं तो पक्का आऊँगा। बेटी भी लाइक नहीं यार ये दुकानदार का ऐसा ही रहता है, पागल बनाते हैं। और जैसे 6 तारीख को आओगे ना दुकान बंद रहेगा, यह डिस्काउंट नहीं रहेगा।
उतने में वो लड़का देख लेता है और कहता है हेलो मैडम जी, अरे यार ये चिकना ये बच्चा हमेशा आ जाता है, और कैसी है तू? वो भी कहती मिस्टर शेन मैं तो बहुत ही ज़्यादा सही हूँ, अरे पिछले बार आपने काफ़ी डिस्काउंट में मुझे सामान दिया था और मेरे पास ज़्यादा कुछ आपको देने को ही नहीं है, तो ये मुर्गा मेरे खेत का मुर्गा मैं आपको देना चाहती हूँ, ले लो, देखो ये भी आपके पास आना चाहता है। ये भी कहता अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, हम तो बस चुपचाप अपना काम कर रहे थे, बाय द वे अगर आप इतना प्यार से दे रही हो तो मैं प्यार से ले लेता हूँ। ये भी कहती या ले लो ले लो ले लो, ठीक है अपना काम कीजिए, मैं तो यहाँ से चली। पीछे से नौकर भी देखता रहे, वो चल भी गई, ज़्यादा कुछ इन्होंने बोला भी नहीं। तो ये भी कहते इस मुर्गे को लेके जाओ, नंगा करो, इसके बोटी बोटी काट दो और जल्दी से इसका बटर चिकन बना दो। वो लड़की वापस आएगी उसके लिए। मुर्गा डर के मारे रोने लगता है। नौकर भी कहता मालिक आपको क्या वाकई में लगता है वो आएगी? ये भी कहता यस वो आएगी। और जो बेटी थी ना दूसरे दुकान में जाती है, इनके दुकान में नहीं आती। देखो इनका जो दुकान है ना बस सामान बेचता है, पेंट ब्रश पेपर पढ़ने लिखने वाला सामान। और जो दूसरा दुकान है वो किताबें वगैरह पब्लिश करता है। तो ये पब्लिश करवाने वाली दुकान में आई थी और उसका मालिक हमारे मेन कैरेक्टर का पोयम देख के पागल ही हो जाता है। बेटी भी कहती लगता है इसको पसंद आया। वो भी कहता वाह तुम्हारे बाप ने लिखा है, तुम्हारा बाप कौन से एकेडमी में जाता है? तो ये भी कहती मेरे पापा गरीब हैं, अभी तक किसी एकेडमी में नहीं जाते, लेकिन मेरे पापा के पास इतना नॉलेज है। सोचो बिना एकेडमी में जाए उन्होंने इतना बढ़िया लिख लिया, अगर वो एकेडमी में जाने लगेंगे तो भाई फाड़ के रख देंगे सबकी। उसके लिए हमें आप जैसे बंदे का सपोर्ट चाहिए। लेकिन वो मना कर देता, वो कहता ना यार हम ऐसा नहीं कर सकते, आपके पापा तो स्कॉलर भी नहीं है, कोई एकेडमी में भी नहीं जाते, हम उनका पोयम पब्लिश करेंगे तो लोग पढ़ेंगे भी नहीं, लोग थू थू यहाँ पे करेंगे। तो बेटी भी देखती है कि अरे यार जैसे पता चला कि मेरा बाप कोई स्कॉलर नहीं है तो साले ने मना यहाँ पे कर दिया। वो भी कहता है देखो पोयम बहुत ही सही है लेकिन हम इसको पब्लिश नहीं करवा सकते। तो ये भी कहता है तो रख लो। वो भी कहता है ऐसे ही यहाँ पे रख लूँ? ये भी कहता है या तुम्हें और भी रखने का मन होगा? तो वो भी कहता है एक सेकंड तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे ये कहने का मतलब कि तुम्हारे पापा के पास और भी पोयम है? ये भी कहती यस ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है, मेरे पापा के पास और भी कई सारे पोयम यहाँ पर है। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है पहले भी मैं ये गांव में आ चुकी हूँ, आई मीन मैं नहीं आई हूँ, जिसकी बॉडी के अंदर मैं हूँ ना वो पहले आ चुकी थी। तो उसको पता चला ये जो भी बुक स्टोर है ना सारे बुक स्टोर को अलग अलग कमाल कमाल के पोयम कलेक्ट करने का शौक है। और इनका ये जो दुकान है ना शहर में सबसे बड़ा यहाँ पर है। तो अगर इनको मैंने कमाल कमाल का पोयम दिया और थोड़ा सा लालच दिया कि रोज आपको नया नया पोयम ला के दूंगी, तो ये लालच में आके पक्का हमारा पोयम यहाँ पे ले लेंगे। वो भी कहता सच्ची में मुझे बेचोगे? ये भी कहती या और भी कई सारे पोयम आपको ला के देंगे। अरे मेरे पापा के पास पोयम की कमी नहीं है, बारिश कर देंगे पोयम की। तो वो भी देखता है कि हाँ यार देखा जाए तो मुझे पोयम कलेक्ट करने का शौक है और मैं वैसे भी सबसे कमाल का दुकानदार हूँ। अगर ऐसे कमाल कमाल के पोयम मेरे पास होंगे तो कल के सारे कस्टमर मेरे पास आएंगे। बोलो यार तुम्हें कितना चाहिए? ये भी कहता अरे यार बस मेरे पापा को नौकरी दे दो, हाँ मेरे पापा को नौकरी दे दो कि वो पब्लिश करते रहेंगे, जो भी ला के देंगे आपको पब्लिश करना पड़ेगा। तो ये भी कहता हो स्मार्ट यहाँ पर हो, बाय द वे इस पोयम के लिए मैं तुम्हें 10 सिक्के दूंगा, चलेगा क्या? वो भी कहती क्या यार बस इतना ही? ये भी कहता है इतना ही मिलेगा। ये भी कहती दे दो। अरे हम जैसे गरीबों के लिए 10 सिक्के भी बहुत ज़्यादा होता है, मज़ा आ गया। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। तो ये भी कहती सुनो और ये बातें गलती से भी बाहर जानी नहीं चाहिए, अगल बगल है ना लोग जासूस भरे पड़े रहते हैं। नौकर भी देखता है तो मेरी और घुड़ के क्यों देखे जा रही है? मालिक भी कहता टेंशन ना लो हमारे यहाँ पे कोई जासूस नहीं है। ये भी कहती ओके ठीक है बाद में फ्री मिलेंगे। फकिंगो ओ ये मज़ा आ गया। उससे मुझे याद आया मैं अंगूठा छापूं तो अंगूठा लगा दूं। वो भी कहता या अंगूठा लगा दो। आय हाय क्या पोयम है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी के गाल गुलाबे गाल शलाबे, हाय झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ये सुन के लौंडे रोएंगे, मैं चला रोने के लिए। बाय द वे ये किताब लेके जाओ। ये भी कहती है सच्ची में? ये भी कहता यार हमारी ओर से एक छोटा सा गिफ्ट। तो खुश होकर निकल जाती है कि एक तो भाई पोयम बिक गया, उसके पैसे मिल गए और पापा को नौकरी भी मिल गया, यानी कल को मैं पोयम लाती रहूंगी उसका कमीशन भी मिलेगा, प्लस पोयम के भी अलग से पैसे यहाँ पे मिलेंगे और ये किताब भी मिल गया। उतने में उसका बड़ा चाचा जो पढ़ाई करता था वो देख लेता है, उसको भी गड़बड़ लगता है। तो वो दुकान में आती है और कहती है सुनो वो लड़की कौन थी जो अभी अभी गया? मालिक भी कहता लड़की कोई भी रहे, तू कौन है बे? तो ये भी कहता वेल मैं एक स्कॉलर हूँ, एकेडमी में पढ़ाई कर रहा हूँ और वो जो लड़की आई थी ना वो मेरी भतीजी है। तो मालिक भी कहता हो ठीक है। तो ये भी कहता मेरा मतलब ये है कि वो लड़की बहुत ही बेकार लड़की है, उसका बाप एक किसान है, खेती वेती करता है, लिखने पढ़ने उसको बिल्कुल भी नहीं आता। मालिक भी कहता है सच्ची में? तो इसका मतलब पोयम उसके बाप ने नहीं बल्कि उसके इस चाचा ने लिखा है। सुनो मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो ये भी कहता है किसकी मुन्नी बदनाम हो गई ओए?
तो ये टेस्ट ले रहा था, तो वो समझ नहीं पाता, यानी पोयम इसने नहीं लिखा। वो भी कहता क्या हुआ भाईजान, मेरा टेस्ट ले रहे थे क्या? अरे देखो कोई टेस्ट मतलब वो लड़की बस प्यारी प्यारी बातें करके आप जैसे मासूम लोग को फंसाकर पैसे लूट लेती है। ये भी कहता चुप करो, एक तो तुम्हारी भतीजी इतना कमाल का पोयम यहाँ पे लेकर आई और तुम उसका नाम बदनाम कर रहे हो। लालत है तुम जैसे चाचा पे, चाचा चाचा चाचा, अपनी माई के बुर में चल जाओ, जाओ यहाँ से। नौकर भी कहता जाना रे, चाचा भी कहता देख लूंगा साला यहाँ से, गंदे हो गंदे। यार जलन हो रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, एक सेकेंड। अब भतीजी का नाम बदनाम करने का मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आया और भतीजी खुश होकर बढ़िया जा रही थी और वो दुकान की ओर। भाई चिकन का डिश बना के रेडी थे। नौकर भी कहता मालिक डिश ठंडा हो गया है, आपने तो बोला तो वो आएगी। वो आई क्यों नहीं है? अरे आ जा यार। है मालिक? वो मालिक कहाँ चले गए? वो मालिक खुद ही चेक करने गया था, तो वो गाँव से वापस जा रही थी ना। तो ये भी कहती अरे क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों आ गए? तो वो भी कहता ना तुम कई सारे पेपर यहाँ पे लेके जा रही हो और रेड पेपर लेके जा रही हो, क्यों? कोई त्यौहार वगैरह, कोई फैमिली फंक्शन है क्या? तो ये भी कहती ना अरे रेड पेपर का ये मतलब नहीं है, और साला पेपर मैं लेके जा रही हूँ, हर चीज़ में सवाल इसको पूछना है। अरे नहीं, वो मेरे पापा है ना थोड़े कॉलीग्राफी का काम करते हैं, उसके लिए मुझे चाहिए। तो ये भी कहता वो ठीक है बाय बाय। अरे यार बेचारी चल गई। याद आ रही थी मुझे, उतने में पीछे से एक लड़का आता है और कहता भाईजान हमने सुना आपके दुकान में 1 पे 3 फ्री मिल रहा है, मेरे को मिलेगा? ये भी कहता मेरा 1 पे 3 बार मुंह में लेगा। वो भी कहता सॉरी मालिक, बदतमीजी काहे करते हो। और उतने में लड़की आ जाती है अपने घर पे, तो घर पे माहौल बहुत ही ज़्यादा टेंस था। वो छोटी बहन भी देखती है और कहती दीदी मामला ख़राब है। तो ये भी कहती क्या हुआ लेकिन, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था बेटी जैसे अपने घर पे आती है तो घर का हालत कुछ ख़राब था। छोटी बहन उसको कुछ बताने वाली थी, उससे पहले दादी आ जाती है और दादी आते ही डायरेक्ट चिल्लाने लगती है कि भाई कुतिया कहीं की, तू फाइनली यहाँ पे चली आई, 1 नंबर की छिनाल, कोठे वाली है तू। अब ये सुनते ही बेटी को भी अजीब लगता है, व्हाट क्या बोले जा रहे हो। इधर चाचा भी रोकता है कि मम्मी कुछ भी मत बोलो। मम्मी भी कहती क्यों ना बोलूं, एक तो इतनी गंदी औरत है, हमारा नाम इसने बदनाम कर दिया और तू कह रहा है कि कुछ भी यहाँ पे ना बोले। पता नहीं यार इसकी माँ भी छिनाल होगी और ये भी छिनाल पैदा हो गई। और ये सुनते ही बेटी को और भी अजीब लगता है। इधर छोटा बेटा बड़ी बहू से कहता है कि भाभी भाभी आप तो कुछ बोलो। भाभी भी कहती है मैं क्या यहाँ पे बोलूँ यार, मैं क्या बोलूँ, ये औरत ही बहुत ही ज़्यादा अजीब है, थोड़े से पैसों के लिए अपने जिस्म बेच देती है। अब ये सुनते ही बेटी को आ जाता गुस्सा और आती डायरेक्ट लात मार देती है। ये लोग भी कहते हैं अपनी चाची को मारा। चाची भी कहती है अरे बचाओ ले मेरे को। दादी भी कहती छोड़ उसको मत मार। ये भी कहती पीछे हट बे बुढ़िया, अगर 2 सेकंड के लिए भी आ गया ही ना गला दबा दूंगी इसका। तो वो भी कहती ना गला मत दबाओ, हम पीछे यहाँ पे हट रहे। उतने में दादा आता है गांव के मुखिया को लेकर और कहता है दादी पे चिल्लाना, अपने चाची पे अटैक करना, ये कहाँ के संस्कार है, पीछे हटो, हम गांव के मुखिया को लेकर आए फैसला लेने के लिए। वो भी कहती फैसला? कैसा फैसला? अरे जैसे मैं आई आते ही ये दादी मुझे कुतिया छिनाल और पत्नी क्या क्या बोलने लग गई, मेरी माँ को भी कुछ बोलने लग गई। तो बुड्ढा भी कहता हूँ कुछ भी बोले लेकिन अपने से बड़ों पे कभी हाथ नहीं उठाते और गला तो ऐसे भी नहीं दबाते, पहले हम बैठ के बातचीत कर लेते हुआ क्या है। बड़ी चाची भी कहती करो यार जल्दी से, वरना मार डालेगी। तो लोग बैठ जाते हैं और बोला जाता ठीक है ये गांव के मुखिया हैं, हम इनको सारा मैटर समझाएंगे, ये सारे मैटर को अच्छे से चेक करेंगे, डिस्कस करेंगे और बाद में फैसला लेंगे। बेटी भी कहती हैं लेकिन मैटर है क्या, मुझे खुद नहीं मालूम, जब से मैं आई हूँ तब से बस ये चाची और दादी गाली दिए जा रहे हैं। तो दादी भी कहती है अरे यार तू गई थी ना किसी बड़े दुकान में और बड़े दुकान में तू अपना जिस्म बेच कर आ रही है ताकि तुझे थोड़े से पैसे यहाँ पे मिल सके और अपने पापा की पढ़ाई के लिए बंदोबस्त कर सके, जिस्म बेच देती है, फैमिली का नाम बदनाम करती है। तो बेटी भी लग ओ यानी किसी ने झूठ बोल के मेरी इज्जत की धजिया उड़ाई है। पहली बात सुनो, मैं गई थी जॉब लाने के लिए, मैं अपने जिस्म बेचने के लिए नहीं गई थी। और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं दुकान में गई थी? तो सुनो यार ये गलत बात है, ये मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुखिया जी मेरे पे न्याय कीजिए। मुखिया भी कहता हाँ दादाजी तुम अच्छे से चेक करवा के आओ ना, तुमने अपने आंखों से देखा था। बेटी भी कहती है बुढ़ा अभी इसको कुछ दिखता ही नहीं है, आंखों से क्या घंटा यहाँ पे देखेगा। तो देखा तो बढ़ के चाचा ने था ना। तो चाचा कहता वेल मैंने यहाँ पे देखा था, मैंने देखा था, बड़े से दुकान में गई थी अपने पापा के लिए नौकरी लाने ना। ये भी कहती हाँ लेकिन चाचा तुम्हें कैसे पता चला? ये भी कहता क्योंकि जैसे तुम दुकान से बाहर निकली मैं बाहर ही खड़ा था और मैंने तुमको देख लिया। ये भी कहती अच्छा तुमने मुझे बस बाहर निकलते हुए देखा और तुमने मेरी नाम बदनामी कर दी, तुम्हें मालूम भी अंदर क्या हुआ था?
तो चाचा भी लाइक एक सेकंड, हाँ यार एग्जैक्टली तो मुझे नहीं मालूम अंदर क्या हुआ था, क्या हुआ इसको नौकरी नहीं मिली। ये भी कहती देखो मुखिया जी मेरे साथ गलत हो रहा है। मुखिया भी कहता अब तुम बताओ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता साले मेरे बड़े भाई मेरी बेटी की इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा, उसका नाम बदनाम करेगा, काट लूंगा मैं तुझे, काट लूंगा तुझे। छोटा भाई भी कहता भैया रुको, अरे भैया रुको, लो भैया मैंने पकड़ लिया मार मार के मुंह तोड़ दो। वो भी कहता या तोड़ दूंगा, ये ले साले, और ये भी ले, और ये भी ले, ये भी ले, इसके मुंह में डालो, पैंट उतारो इसका। दादा मुखिया भी देखते कि अबे ये क्या हो रहा है, ये तीन भाई मिलके आपस में ऐसे कैसे लड़े जा रहे हैं। भाई वो छोड़ ही नहीं रहा, उसको काटे जा रहा है। बड़ी की बहू भी कहती है अरे मेरे पति को बचा लो वरना काट काट के मार डालेगा। दादा भी कहता बे तेरा बाप सामने खड़ा है और तुम लोग क्या बदतमीजी कर रहे हो, रुक जाओ। तो लोग रुक जाते हैं। मुखिया भी कहता देखो ये शायद तुम्हारे फैमिली का कोई आपस पर्सनल मैटर है, मुझे बीच में आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब आ चुका हूँ तो फैसला लेके जाता हूँ। बोलो यार एग्जैक्टली तुमने क्या किया। वो भी कहती मैं पापा के लिए नौकरी लाने गई थी और मुझे नौकरी मिल गया। ये लोग भी कहते कैसे, तो पापा वाला पोयम निकाल के दे देता है कि ये वाला पोयम लिख कर आप खुद ही पोयम यहाँ पे पढ़िए। ये पोयम देखकर उनको बहुत ही अच्छा लगा और खुशी के मारे उन्होंने मेरे पापा को नौकरी दे दी। अब ये सुनते ही ये बड़ा चाचा मना कर देता, वो कहता ना एक तो उसकी हैंडराइटिंग बेकार, उसको क्या घंटा कुछ भी लिखने आएगा और इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी, बिल्कुल भी ना। ये भी कहती है अरे तुम नौकरी लेने गए थे तुमको मना कर दिया था क्योंकि ना तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी है ना तुम्हें कुछ लिखने आता है, अनपढ़ जाहिल गवार आदमी हो। वो भी कहता हो तू मेरा नाम बदनाम किए जा रही है, मैं स्कॉलर हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं तेरे बाप से लाख गुना ज़्यादा बेहतर हूँ। दादी भी कहता और नहीं तो क्या यार, अगर मेरे बड़े बेटे को नौकरी नहीं मिली तेरे नल्ले बाप को कैसे नौकरी मिल जाएगा। बहू भी कहती है झूठ बोले जा रही है, पक्का सेक्स करके उसने नौकरी लिया होगा। वो भी कहती है कैसी चाची हो यार। उतने में वो दिखा देते दादा को, दादा भी देख के चौंक जाता और कहता है मेरे बेटे ये तूने लिखा। तो मंझला बेटा भी कहता है या पापा जी इतना क्यों चौंक रहे, मैंने लिखा। क्योंकि उसको वाकई में विश्वास नहीं होता, एक तो क्या हैंड राइटिंग है और दूसरी बात क्या लाइन लिखी है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हाय हाय ये सुन के तो मैं भी बदनाम हो गया, शायद मैंने अपने बड़े बेटे को पढ़ा के गलत किया, मुझे आप मंझले बेटे को ही पढ़ाना चाहिए था। तो बड़का बेटा भी कहता अरे यार ये हो ही नहीं सकता, इसकी हैंडराइटिंग ही नहीं है। तो वो भी कहती क्यों, अगर आपको इतना अपने हैंडराइटिंग पे शौक है तो आप भी कुछ लिखो, दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा। वो भी कहता तू मेरे को चैलेंज कर रही है, तू मेरे को चैलेंज कर रही है। तो बेटी भी कहती है मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। तो पेन और पेपर लाया जाता है, बोला भी जाता लिखना स्टार्ट करो। तो हमारा मेन कैरेक्टर तो काफ़ी अच्छा लिखता है, भाईचारा ऑन दी टॉप। पब्लिक भी कहती है क्या लिखा है, और छोटा भाई लिखता है भाईचारा ऑन दी टॉपा। यानी दोनों की हैंडराइटिंग में बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुखिया समझ जाता है कि अरे यार बाप बड़ा सही आदमी है, उसने सही चीज़ लिखा, उसको नौकरी मिली, उसने अपनी इज्जत नहीं बेची है। यानी और चाचा मिलकर उसकी बदनामी किया जा रहा था। और चाचा की फटके चार कि अरे मैं इतने टाइम से पढ़ाई कर रहा हूँ तो भी मैं नल्ला का नल्ला रह गया, और ये मेरा नल्ला भाई ये मेरे से ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, ये इसको नौकरी भी मिल गई, अरे मेरी फट रही है, मेरी जल यहाँ पे रही है। मुखिया भी कहता चलो सही है यार, तो अब मैं तो यहाँ से चला। तो वहाँ से निकल जाता है अपना। दादा भी कहता ठीक है तुम सब भी जाओ। तो ये भी कहती है ऐसे कैसे जाऊं भाई, चाचा इतने बेशरम आदमी है कि मेरे पे अपनी भतीजी पे इतना गंदा इल्ज़ाम लगा दिया और बिना सजा दिए आप उसको जाने को दे रहे हो। वाह दादा वाह, आपसे ज़्यादा हरामखोर आदमी मैंने नहीं देखा। वो भी कहता रहे तुम्हारे पापा ने इसको मारा ना और तुमने भी चाची को गलत दबा दिया, बदला हो गया, तो अब लड़के क्या मतलब दूध का दूध और दही का दही हो गया ना। वो भी कहता हुआ अगर ऐसा कुछ आपके बड़े बेटे के साथ होता उस समय तो मामले को रफा दफा नहीं करते, तब तो मेरे बुंड में घुस जाते, लेकिन अब मेरे साथ हुआ, मेरे पापा के साथ हुआ तो इग्नोर मारे को बोले जा रहे हो। चाचा आई मीन दादा आपसे ज़्यादा घटिया आदमी मैंने कभी भी नहीं देखा। पापा चलो यहाँ से, वैसे भी हमारी जो प्रॉपर्टी है ना हम अपने नाम पे कर लेंगे, उसमें ना इनको खेती करने भी नहीं देंगे। अब ये सुनते ही वो दादा भी कहता व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट। छोटा बेटा भी कहता यस मेरे हिस्से की जो ज़मीन है ना वो भी मैं अपने नाम पे लूँगा, उसी में खेती करूँगा, उससे जो अनाज आएगा वो मेरा परिवार यहाँ पे खाएगा। अब ये सुनते ही दादा को आ जाता है सदमा और कहता है नहीं जब तक मैं जिंदा हूँ ना फैमिली का बंटवारा नहीं हो सकता। ये सुनते ही बेटी भी लाइक एक सेकेंड, बंटवारे के बारे में तो मैंने बोला भी नहीं था, लेकिन बंटवारा करना कितना अच्छा आइडिया है। तो छोटा बेटा भी कहता हुआ आप चाहते हो कि बंटवारा ना हो तो आप क्या करोगे, माफ़ी भी नहीं मांगेगो।
वो भी कहता है एक सेकंड, अरे यार देखो पहले मंझला बेटा और छोटा बेटा ये दोनों खेती में काम करते थे और पैसे से हम अपने बड़े बेटे को पढ़ाते थे, अपने घर का खर्चा चलाते थे। लेकिन अगर बंटवारा हो गया तो वो लोग अपने में खेती करेंगे और हमारा जो बड़ा बेटा जो हमारे हिस्से में आएगा वो तो खेती भी नहीं करता, तो हम क्या खाएंगे, हम बदनामी हो जाएंगे। इसलिए बेटे तुझे माफ़ी मांगना पड़ेगा। वो भी कहता है मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। बंटवारे के डर के चक्कर में दादा मान जाता है कि चलो बड़े बेटे जल्दी से माफ़ी मांग लो। तो वो भी कहता माफ़ी वाफ़ी मैं नहीं मांगने वाला, मम्मी जी देखो ना। मम्मी भी कहती हाँ क्या हो गया, कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगेगा। तो छोटा बेटा भी कहता ना मम्मी एक तो बड़े भैया ने गलती की, उन्होंने अपनी भतीजी अपनी बेटी जैसी भतीजी का नाम बदनाम किया, ये मैं सह नहीं सकता, उसको माफ़ी मांगना पड़ेगा। वो लोग भी डर जाते हैं। ये छोटा चाचा कभी बोलता नहीं था, आज बोलने लग गया, अरे मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। वो भी कहता नहीं मांगोगे तो मत मांगो, मैं भी बंटवारा लेके जा रहा हूँ यहाँ से। दादा भी कहता रुक जा यार रुक जा। उतने में वो पोता कहने लगता है कि अरे यार सही तो बोला पापा ने, सही तो बोला अंकल ने, क्या वो आपके बेटे नहीं है? अरे बड़े के अंकल से गलती हो गई तो माफ़ी मांग लेना। अरे यार माफ़ी मांगने में क्या प्रॉब्लम है, अरे गलती होती है तो माफ़ी मांग लेना चाहिए ना। दादा भी लाइक ओ माय गॉड यार हम क्या यहाँ पे करें। उसकी भी फट जा रही है कि क्या मुझे सच्ची में माफ़ी मांगना पड़ेगा। अगर वो दोनों बंटवारे लेके चल जाएंगे तो हमारे हिस्से की जो खेती है उसमें मुझे खेती करना पड़ेगा। नहीं यार मैं तो स्कॉलर हूँ, मैं खेती कैसे करूँगा, मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाऊँगा। यानी लगता है माफ़ी मांगना पड़ेगा। ठीक है मैं माफ़ी मांगने को रेडी हूँ। दादी भी कहती ना तू मेरा बेटा है, ऐसे कैसे माफ़ी मांगेगा। तो दादा बुढ़िया को थप्पड़ मार देता है और कहता है तेरे लाड प्यार के चक्कर में सब बर्बाद यहाँ पे हो रहा है, चुपचाप बुढ़िया मुंह बंद करके यहाँ पे बैठी रहे, माफ़ी मांगना पड़ेगा। और बुढ़ा बुढ़िया लड़ने लगते हैं। इसी का फ़ायदा देख के वो लोग निकल जाते हैं। रात भर नाटक चलता है माफ़ी वाफ़ी का। फाइनली पूरा मैटर एंड होता है। ये लोग अपने कमरे में आते हैं और कहते हैं चलो ठीक है बेटे आई मीन बेटी ही देखा क्या कूल में था। ये भी कहती क्या कूल यहाँ पे थे, साला कुछ हो जाता तो। ये भी कहता अरे यार तू मेरी बेटी है और मेरी बेटी की इज्जत की धजिया उड़ाए तो साले की मैं टांगे तोड़ दूंगा, गोटे काट देता मैं अपने भाई की। तो ये भी कहती क्या बात कर रहे हो पापा। तो ये भी कहता अरे मैंने तुमको सच्चाई नहीं बताई, पुराने जन्म में मेरे टोटल 8 बच्चे थे, बड़ा अश्लील आदमी था, दिन रात बस अपनी बीबी के साथ टप टप करके बच्चे पैदा करता था, लेकिन उसमें बेटी एक भी नहीं थी। फाइनली मुझे तुम्हारी जैसी प्यारी सी बेटी मिली। वो भी कहती अरे ऐसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें मत करो। ये भी कहता भाई दबे गांव में किसी ने नहीं ना छेड़ा। वो भी कहती ना किसी ने भी नहीं छेड़ा, बस आपको पोयम यहाँ पे लिखना है। ये भी कहता वो पोयम लिखना है और पोयम लिखकर मुझे दुकान में भेज देना है और दुकान वाले बदले में पैसा यहाँ पे दे देंगे, लेकिन हमें ज़्यादा पोयम लिखना नहीं चाहिए वरना शक भी हो सकता है। ये भी कहती या शक तो हो सकता है। ये भी कहता भाई दबे मेरे लिए क्या लेकर आई हो। ये भी कहती आपके लिए एक किताब लेकर आई हूँ, इसके द्वारा कॉपी करो और मजा आएगा। वो भी कहता काम लेकर आइए साली और मुझे नहीं होना, अरे इतना लिखते लिखते मैं मर जाऊंगा हे भगवान। वो भी कहती अच्छा तो जाओ जाके खेती करो। ये भी कहता अरे अब तू मुझे धमकी दे रही है। ये भी कहती यस मैं धमकी दे रही हूँ, नाउ व्हाट टू डू। ये भी कहता अरे यार इतनी कुत्ती बर्ताव करोगे तो कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। ये भी कहती मुझे किसी से शादी भी नहीं करना, काम करो यहाँ पर। ये भी कहता अरे यार अच्छा वो मेरी कोई बेटी नहीं थी वरना ऐसी मुझे टॉर्चर करती। वो भी कहती चलो यार जल्दी से करो हम फाइनली मिलने आएंगे, लेकिन अगर आपने काम नहीं किया आपको खाना भी नहीं मिलेगा। बाप को रोना आ जाता है कि मम्मी ये क्या हो रहा है। तो वो भी कहती है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करना था। तो चाचा भी कहता है किसके बारे में, प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के बारे में। बेटी भी लग है अरे चाचा तो मरे जा रहे प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए, लगता है इनको अब साथ में रहने का कोई शौक नहीं है। और ना मैं बंटवारा करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आई हूँ। बिजनेस करोगे मेरे साथ। वो लोग चौंक जाते व्हाट तुम्हारे साथ बिजनेस। ये भी कहती है बिजनेस क्या ना टाइम बहुत ही जल्दी आ रहा है। मेरे पापा अगर पोएम बना सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं तो कॉलीग्राफी भी कर सकते हैं। देखो अभी के टाइम पे तो होता है बहुत ही कम होता है, लेकिन पहले के टाइम पे चाइना में कॉलीग्राफी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आपने कई सारे मानवों में देखा होगा, यानी जिसमें छोटे पेपर में बड़े पेपर में कोई आता था कमाल का स्कॉलर और कुछ लिख देता था, जो लेकर गाँव वाले अपने घर में लगा लेते थे गुड लक की निशानी मानकर। तुम्हारा मेन कैरेक्टर अब से कॉलीग्राफी बनाएगा, उसके लिए वो रेड पेपर लेके जा रही थी जो हमने पिछले एपिसोड में देखा भी था। तो ये भी कहता हाँ लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, फूटी कौड़ी भी नहीं है जो तुम्हारे बिजनेस में ऐड करूँ, और जब तक पैसे ऐड नहीं करते बिजनेस पार्टनर थोड़ी ना बनते हैं। ये भी कहती अरे हम आपको पैसे यहाँ पे नहीं मांग रहे, कॉलीग्राफी बनेगा तो हमें दुकान में या फिर गाँव गाँव में जाके बेचना पड़ेगा और मैं अकेली रहूँगी तो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए रहेगा।
तो उनका छोटा बेटा भी कहता है यस पापा आके तुम्हारी प्रोटेक्शन कर देंगे। तो बेटी भी कहती सही बोला आपने, हम दोनों जाएंगे दुकान में, आई मीन घर घर में, और बेचेंगे। उसके लिए मुझे आपकी हेल्प यहाँ पे चाहिए, और तुम भी पढ़ाई लिखाई करो, बड़े होगे तो मेरे पापा के साथ मिलकर कॉलीग्राफी लिखना, फिर पैसों में से तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। वो भी कहता है सच्ची में दीदी फिर तो मुझे करना है। तो चाचा भी कहता ठीक है, मैं तुम्हें पैसों से तो हेल्प यहाँ पे नहीं कर सकता, इसके लिए मैं तुमसे ज़्यादा हिस्सा भी नहीं लूँगा, तुम बाप बेटी 40-40 और मेरे को बाका 20 दे देना। तो ये भी कहती है आपकी बेटी को भी बिजनेस में ले लो, उसको भी 10% मिल जाएगा। वो भी कहती हैं मैं उसमें क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो ये भी कहती देखो मेरे पापा जब कॉलीग्राफी करेंगे तो कॉलीग्राफी का जो पेपर है ना उसको काटना पड़ेगा, उसको शेप में लाना पड़ेगा, ये काम तुम कर देना। वो भी कहती है मैं भी धंधा करूंगी, मैं भी पैसा कमाऊंगी। और चाची भी कहती है करो करो, मेरे पति को लेके जाओ, मैं भी नहीं चाहता कि मेरा पति अब से खेती में काम करे, मेरा पति तुम्हारे साथ धंधा करके पैसा कमाएगा, उस कमीनी कुतिया भाभी की तो एकदम कह के ले लेगा, और उस बुढ़िया की तो एकदम मैया बहना एक कर देगा। तो ये भी कहता मेरी बीबी शांत हो जाओ। ये छोटी बेटी भी कहती है अरे मेरी मम्मी को क्या हो गया, भूत बन गई क्या। बाप भी कहता भूत नहीं बनी, तुम कॉलीग्राफी तैयार करो, हम साथ में बेचने को तैयार हैं। तो ये अपने बाप के पास आती है और कहती पापा गुड लक का तलिस्मैन बन गया। वो भी कहता यार मेरी बेटी बन गया, अब मुझे नहीं ना लिखना। वो भी कहती ना अब अमीर बनने का लिखना है। तो ये भी कहती है अरे मेरी बेटी क्या करूं यार, तू एकदम जान खाएगी मुझे। वो भी कहती है सोने से पहले मिनिमम 100 पेपर लिख देना है। वो भी कहता लिखते लिखते मैं मर जाऊंगा, मेरी कमर यहाँ पे दुख गई, और चिकन मेरे को चिकन चाहिए। उतने में पीछे से ये दोनों बेटा बेटी भी आ जाते हैं। छोटे चाचा का बोला भी जाता मैं आपको पेपर अरेंज करने में और मैं आपसे पढ़ने के लिए आई हूँ। ये भी कहता अरे यार एक तो काम करो और बच्चे लोग को भी पढ़ाओ, दिमाग का दही हो जाएगा। फाइनली करते 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 आधी रात होती है और 100 पेपर यहाँ पे तैयार हो जाता है। बढ़िया मैं जाके खाना बनाए जा रही हूँ और मैं चिकन बनाने जा रही हूँ। वाह यार चिकन बनेगा मज़ा आएगा। तो चिकन के तबेले में आती है, वो कहती है यार चिकन तो चिकन की आवाज़ सुन के दादी भी आ जाती है और कहती हो तूने फिर से एक चिकन का शिकार कर लिया। वो भी कहती है एक चिकन का और शिकार कर लिया, और अगर आपने इस पर मुझे रोका ना तो आपको तेल में डाल के फ्राई कर दूंगी। बुढ़िया भी कहती है अरे इसका कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या। वो भी कहती है मेरा ज़्यादा हो गया। अरे बुढ़िया चिढ़ा के अपने घर पे आती है और घर पे ना पता चलता है कि बड़ी बहू जिसने आज तक किचन में कुछ नहीं बनाया, आज वो रोते रोते खाना बना रही है। तो छोटी बहू भी कहती है इसको सजा मिली है तुम्हारे पे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाने का। ये भी कहती है मज़ा आया यार, और दादा ने सजा दिया है। यानी दादी तो नहीं सुधरी, दादी अभी भी कमी नहीं है, लेकिन दादा धीरे धीरे सुधरे यहाँ पे जा रहे हैं। चलो ठीक है चाची तुम आराम से मूली काटो, मैं तो चिकन खाऊंगी अपने बाप के साथ। वो भी देखती हैं साला आज भी चिकन यहाँ पे खाने वाली है, बड़ा बदतमीज़ है यार। लेकिन याद है ना कमीना लड़का जिसके साथ मैं शादी करवाने वाली थी, कुछ भी हो जाए मैं शादी करवा के रहूँगी जिससे ये भी घर से चल जाएगी और घर पे मेरा राज पहले की तरह होगा और दहेज के पैसे भी मिल जाएंगे। लड़की बस तू वेट यहाँ पे कर। दूसरी ओर वो दोनों भी अपना काम करके घर से निकल जाते हैं और बाप की पूरी हालत खराब की मम्मी ने लिख लिख के पढ़ा के थक गया। वो भी कहती डोंट वरी ये लो खा लो। ये भी कहता फाइनली इतना काम करने के बाद राहत यहाँ पे मिली। अरे अपने टाइम पे इतना वीर आदमी था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, और आज देखो इतना फट के चार हो गया। ये भी कहती है ठीक है तो कल आपको डिनर में क्या चाहिए। ये भी कहते एक सेकंड कल का भी क्यों पूछे जा रही है, यानी कल क्या काम कराना है तूने इसका भी बंदोबस्त करवा लिया। वो भी कहती है इसमें जो सारी बातें लिखी हुई है ना वो कॉपी करो वरना खाना नहीं मिलेगा। ये भी कहते अरे यार तू कितनी कुतिया है। ये भी कहती हाँ हूँ मैं कुतिया, अगर काम नहीं करोगे तो खेती में काम करना पड़ेगा, करोगे खेती में काम। वो भी कहता नहीं लेकिन मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। ये भी कहती है लेकिन कॉलीग्राफी तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो कॉलीग्राफी लिखता है। सुबह सुबह की बारी आती है जब बेटी और छोटे चाचा कॉलीग्राफी बेचने के लिए निकल पड़ते हैं और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था बेटी निकल चुकी थी, बाप ने जो कॉलीग्राफी बनाया था ना उसे बेचने के लिए गांव में आती है और चिल्ला चिल्ला के बेचने लगती है। सुनिए 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 सुनिए, कमाल कमाल के प्यारे प्यारे कॉलीग्राफी लेकर जाइए, आपके ऊपर बड़े बड़े एहसान आएंगे। 2 पर 1 फ्री है, 2 पर 1 फ्री है। तो पूछ लिया जाता है कितने का है, तो ये भी कहती है अरे यार 1 मिलेगा आपको 3 का और 2 लोगे तो 5 का मिलेगा, हमारी ओर से डिस्काउंट अलग अलग साइज में।
तो वो लोग भी कहते वाह यार, आपके बोलने का तरीका बेटी बड़ा कमाल का है, मानना पड़ेगा, दिल तो खुश हो गया, मेरे को 4 दे दो। ये भी कहती लीजिए और फ्री ले लीजिए। वो भी कहती वाह वाह वाह। और देखते ही देखते एकदम लाइन लग जाती है, हमको भी दे दो, हमको भी दे दो। भाई 2 घंटे में पूरा का पूरा बिक जाता है। ये भी बोला जाता है कि बगल वाले गांव में जाना, वहाँ पे भी लेंगे। ये भी कहती हाँ आज खत्म हो गया, कल वहाँ पे जाएंगे। चाचा भी कहता वाह यार, हमारा कोरियोग्राफी तो आते ही बिक गया, तुमने वाकई में कमाल का धंधा किया। वो भी कहती आपका भी शुक्रिया, आपने भी हेल्प किया। ये भी कहता चलो ठीक है, हमें कुछ बाई करना है दुकान में। ये भी कहती बाई करना है, क्या करना है? तो ये भी कहती है देखो थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, जलन भी लोग हमसे यहाँ पे खा सकते हैं, लेकिन जलने दो, हम तो सेलिब्रेशन करेंगे, इसलिए दारू लेने जा रहा हूँ, दारू पियेंगे। तो ये भी कहता हो चाचा जी क्या बात आपने बोली है, दारू ले लेते हैं और चिकन ले लेते हैं, मेरे पापा को चिकन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये भी कहता यार चिकन भी ले लेंगे, मज़ा आएगा। ये भी देखता हुआ मेरे जो चाचा है ना वो बड़े स्मार्ट यहाँ पर है, मेरे पापा भी स्मार्ट यहाँ पर है, और ये दोनों पढ़ने जाते तो सही होता, लेकिन जो बड़ा बेटा है साला वो तो चुमू यहाँ पर है। चलो कोई नहीं यार, घर पे आते हैं, मुखिया के पास आते हैं और मुखिया से बोला जाता है हेलो मुखिया जी कैसे हो। मुखिया भी कहता रहे क्यों आए हो इधर? बोला भी जाता कुछ नहीं, हमने आज एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, बढ़िया चला, सोचा क्यों ना उससे चिकन लेकर आपको दे दे। तो वो भी कहता यार ऐसे कैसे मैं ले लूँ? तो बेटी भी कहती ले लीजिए ना प्लीज़, हम बड़े प्यार से कह रहे हैं। देखो गांव का मुखिया है, अगर तुम्हें गांव में कोई भी धंधा करना है तो मुखिया को तो खुश रखना पड़ेगा ना, वरना मुखिया गड़बड़ कर सकता है। तो वो भी कहता बेल तुम इतने प्यार से कह रहे हो, तुम्हें लेने को तैयार हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई पे फोकस करो और तुम पापा को भी बोलो। ये भी कहती यार मैं समझ गई। वो भी कहता वही तो, एक ये बेटी है जो काम कर रही है, अपने पापा को पढ़ाने में हेल्प कर रही है, घर का भी काम करती है, खाना भी बनाती है, और ये मेरे नालायक पोता पोती फिर से खेलने जा रहे। पोता पोती भी कहता रहे दादाजी बात बात पे लेते काहे को, वो सच में लेने लगता है, आई मीन कूट देता है। ये भी देखती है कि शिट, लगता है मैंने दादा पोते के बीच में लफड़ा करवा दिया, मुझे क्या, मैं तो सुमड़ी से यहाँ पे निकली। फिर वो भी कहता रुको रुको, सुमड़ी से जाओ मत, बस ये कहना चाहता हूँ ध्यान रखना, जो स्कॉलर लोग का एरिया ना उस एरिया में मत चल जाना। चाचा भी कहता या ध्यान है मुझे, लेकिन ये डाउट में आ जाती है एक सेकेंड, उन्होंने बोला स्कॉलर लोग के एरिया में मत जाना और आपने भी बोला ठीक है नहीं जाएंगे, मगर क्यों यार, क्यों नहीं जा सकते, उनके एरिया में तो जाना चाहिए ना। तो चाचा भी कहता दिमाग लगाओ, स्मार्ट हो, समझ जाओगी। तुम सोचो यार, हम आज कोरियोग्राफी बेचने गए, अगर हम बेचने नहीं जाते तो ये गांव वाले कहाँ से लेते हैं? तो वो भी कहती कोरियोग्राफी तो स्कॉलर बनाता है, तो स्कॉलर लोग के पास लेने जाते होंगे। एक सेकेंड, ओ शिट, अब मैं समझ गए, लेकिन हमको कोई स्कॉलर दिखा भी नहीं था। ये भी कहता है क्योंकि जिस एरिया में हम गए थे ना उस एरिया में कोई स्कॉलर ही नहीं था, मैं देख के गया था। ये भी कहती हैं यानी आपको पहले से आइडिया था? ये भी कहती है पहले से आइडिया था। तो बात यही है कि देखो, अगर तुम कोई धंधा करोगे और कोई और तुम्हारे धंधे में आ जाएगा और तुम्हारे आधे से ज़्यादा कस्टमर को लेकर चल जाएगा, तुमको गुस्सा आएगा ना। तो यही कहने का मतलब है कि पहले स्कॉलर लोग कोरियोग्राफी बना के बेचा करते थे, अब तुम आके बेचोगे तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। हो सकता है वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाए, तुमको मारे, तुमको डराए, तुमको धमकाए, इसलिए उनके एरिया में मत जाना। और चाचा को ये पहले से मालूम था, इसलिए चाचा उनके एरिया में नहीं गया था, लेकिन बेचारी बेटी को आइडिया ही नहीं था, अब जाके बेटी को आइडिया लगता है। वो भी कहती वाह चाचा, अरे यार आपने तो बचा लिया, उनके एरिया में चल जाते तो वो तो साले भर भर के हमको पेल देते हैं। ये भी कहता अरे कोई ना, इतना तो दिमाग मेरा चलता है। वो भी कहती अरे बिजनेस करने के लिए ये दिमाग चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार आप तो कोई भी बिजनेस नंबर 1 बना दोगे। तो चाचा को भी एटीट्यूड आ जाता है कि हाँ यार बात तो सही बोली है बढ़िया बिजनेसमैन हूँ यार, चलो घर पे जाके जश्न मनाते हैं। और जैसे घर पे आते हैं, बाप की फटी पड़ी है लिख लिख कर। ये भी कहता मर जाऊंगा मैं लिख लिख कर। वो भी कहती क्या हुआ पापा इतने सैड क्यों लग रहे हो, जैसे कि आपने रात भर लिखा है। उतने में छोटा भाई भी कहता है दीदी आ गई, सामान बिक गया, मजा आया क्या? अरे प्रॉफिट भी हो गया क्या? बोला भी जाता है प्रॉफिट भी हुआ, हमने बहुत बेचा। उसका बाप भी कहता मेरे बेटे तू भी पढ़ना लिखना अच्छे से पूरा कर ताकि तू भी लिख सके। बाप भी देखता रहे इस करीब आदमी से भी तो कोई पूछ लो यार प्लीज। ये भी कहती है यार पूछ भी लेंगे, लेकिन भाई दबे बस तुम लोग ही घर पर, बाकी लोग किधर गए? तो बोला जाता बाकी लोग, अरे मम्मी और दीदी वो गार्डन में सब्जी उगाने गई, दादा दादी वो दोनों खेती में गए बड़की चाची के साथ, और बड़के चाचा अपने गए स्कॉलरगिरी करने। तो ये भी कहता अच्छा सच्ची में क्या? ये भी कहती है मुच्ची में, कहना भाई आपके पापा तो खेती में काम करते नहीं, बड़े वाले चाचा वो तो पहले से भी नहीं करते, और मेरे पापा भी आपके
साथ बिजनेस करने गए थे, तो खेती में काम करने के लिए कोई बचा ही नहीं था, इसलिए दादा दादी गए। उतने में खबर आती है कि तुम्हारी माँ खेती में काम करते करते बेहोश हो गई। तो जैसे चेक करने आते हैं तो बेहोश पड़ी थी, उठा के लेके जा रहे थे। वो बड़ी बहू रोए जा रही है कि बेचारी बुढ़िया, बच्चे लोग खेती में काम ही नहीं करते, बुढ़िया को खेती में काम करना पड़ता, काम करते करते बेहोश हो गई बुढ़िया, ये बचा ले यार वरना बुढ़िया मर जाएगी। उतने में छोटा चाचा आता और कहता मम्मी क्या हो गया यार। तो बड़की भाभी कहती है क्या हो गया, क्या हो गया, तू रोज खेती में काम करता था लेकिन बगावत करके खेती में काम करना बंद कर दिया तो कौन करेगा, बूढ़ी दादी माँ को करना पड़ेगा ना। तो करने गई और करने के चक्कर में बेहोश हो गई। अरे बूढ़ी दादी माँ से काम करवाते हो, लालत है, कोई बच्चा काम नहीं करता। अब ये सुनते ही पब्लिक बड़े डाउट में आ जाते, व्हाट, इनके 3 जवान बेटे लेकिन तीनों में से कोई भी खेती में काम नहीं करता, बेचारी बुढ़िया को काम करना पड़ता है, लालत यार इन लोगों पर। तो बेटी भी कहती आई नो यार, अभी के लिए कोई भी काम करने जा नहीं सकता, लेकिन मैंने दादा को थोड़े से पैसे दिए थे और बोला था कि कुछ मजदूरों को बुला लेना, हमारे बदले कुछ दिन खेती में वो लोग काम कर लेंगे, लेकिन नहीं, आपने मजदूरों को नहीं बुलाया, क्यों। तो गांव वाले भी कहते हाँ यार, जब बेटे लोग काम नहीं कर सकते तो मजदूर बुला लो, लेकिन मजदूरों को क्यों नहीं बुलाया, कहीं पैसों का घपला तो नहीं कर दिया। तो चाची भी कहती क्या घपला, हम कोई घपला वपला नहीं करेंगे, तू तो लड़की है, लड़की का काम है घर पे रहने का, घर का काम करने का, लेकिन नहीं बाहर मर्दों के साथ यहाँ पे घूमने जाती है, लालत है तेरे पर। वो भी कहती है लालत है तेरे पे, चलो तुम लोग चुपचाप बैठे रहो, मैं 2 मिनट में आई। चाची भी कहती ले दादी माँ बीमार है, बेहोश हो गई है और इसको बाहर यहाँ पे जाना है, घूमने से बिल्कुल बाजी नहीं आती। छोटा बेटा भी कहता है भाभी चुप हो जाओ, हम डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर आके चेक करेगा। तो वो भी कहती डॉक्टर क्या करे जा रहा है, तुझे खेती में काम करना चाहिए था, लेकिन नहीं, अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के यहाँ से चल जाता है, शर्म आनी चाहिए। उतने में आ जाता बड़ा वाला बेटा और कहता अरे मेरी मम्मी को क्या हुआ, साले छोटे भाई तेरी बहन का, इतना बोलकर छोटे भाई को ही मारता है और कहता खुश हो गया तू, साले पूरा फैमिली बर्बाद कर दिया, हाँ बूढ़ी माँ से काम करवाता है, हो गई ना बेहोश तेरे चक्कर में। वो भी कहता हाँ लेकिन अब तो डॉक्टर बुला लेते हैं, डॉक्टर आके ठीक कर देंगे। ये भी कहते डॉक्टर बुला लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर के आने पर ठीक हो जाएगा। सारी तेरी गलती है, जब तक तू खेती में काम करता था, जब तक सब कुछ सही था, लेकिन तेरे जाते ही माँ को काम करना पड़ा, बूढ़ी माँ को बुढ़ापे में मारना चाहता है ना। अरे मेरी मम्मी ठीक हो जा। देखा हमारी ओवर एक्टिंग, भाई रियलिटी में कुछ बीमार नहीं हुई है, बस एक्टिंग कर रही है। उतने में बेटी वापस आती है गांव के मुखिया को लेकर, ये डर जाते हैं गांव के मुखिया को क्यों, अबे गांव की मुखिया को क्यों लेके चली आई। वो भी कहती बीमार है ना, इसलिए डॉक्टर को बुलाया, क्या ना गांव के मुखिया के पास अपना पर्सनल डॉक्टर है, देखो वो पर्सनल डॉक्टर को भी लेकर आए, इलाज भी करवा लेंगे। क्या हुआ चाचा, तुम्हारी अचानक से फट कैसे रही है, जैसे कि तुमने मिलकर बीमार होने का नाटक करवाया था। वो भी कहता है व्हाट, मैं नाटक थोड़ी ना करवाऊंगा, मैं सच बोला था, थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन बाप यानी मेन कैरेक्टर आके रोक देता है और कहता हो मेरे छोटे भाई औताद में रह ले, जरा चेक तो करने दे डॉक्टर को। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि बाप ने अपनी बेटी को थप्पड़ खाने से बचा लिया था और अपने भाई के साथ लड़ने लगता है। तो गांव का मुखिया भी कहता बस करो यार, जब तुम्हारे घर में आता हूँ जब तुम लोग लड़ते रहते हो, डॉक्टर जी चेक करो। तो ये डॉक्टर था, वो भी कहता ठीक है यार, पेशेंट किधर है। छोटा चाचा भी कहता ये मेरी मम्मी है, जल्दी से चेक करो यार। और बाकी लोग की फट रही थी, वो बड़े का चाचा, उसकी बीबी, दादा, वो लोग ने मिलकर नाटक किया था। ये अपनी बेटी भी कहती या दादी माँ को चेक करो, तो दादी माँ को चेक किया जाता है। तो छोटा बेटा भी कहता बोलो ना मेरी मम्मी ठीक है ना, ज़्यादा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं ना है। और इन दोनों मियाँ बीवी की फट रही है कि अरे यार प्रॉब्लम कहाँ से होगा, बुढ़िया तो बस नाटक कर रही थी, हम लोग एक्सपोज ना हो जाए। डॉक्टर भी चौंक जाता है, अभी ये बुढ़िया तो मेरे से ज़्यादा हेल्टी लग रही है ना यार, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा। ठीक है भाई, शायद कोई मेंटली प्रॉब्लम होगा, किसी बात का टेंशन होगा, उसी टेंशन के चक्कर में हो गया होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हा। तो छोटा बेटा सबसे छोटा बेटा वो कह देता है एक सेकेंड, कहीं दादा माँ एक्टिंग तो नहीं कर रही। तो बड़की चाची कहती एक्टिंग नाना क्यों, तुम्हारी दादी एक्टिंग क्यों करेगी, अरे तुम्हारी दादी बीमार है, छोड़ दो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, और डॉक्टर ही पागल है। हाँ, लेकिन छोटा भाई कॉलर ही पकड़ लेता है और कहता है डॉक्टर पागल नहीं है, साला नाटक हो रहा था, बूढ़ी दादी माँ नाटक यहाँ पे कर रही है। तो वो भी कहती हाँ मैं नाटक कर रही थी, तुम्हें क्या लगता है ये सब नाटक करने का मुझे मन करता है, तुम्हें पाल पोस के मैंने बड़ा किया था, लेकिन आज देखो तुम अपनी दादी माँ को खेती में काम करते हुए छोड़कर भाग जाते हो दूसरा धंधा करने के लिए, ये तो गलत बात है ना। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर
ओवर एक्टिंग करने लगता है घर के बाहर जाकर सरेआम, और कहता देख रहे हो क्या मेरी बूढ़ी माँ इतनी कुतिया इतनी कमीनी, मेरा नाम बदनाम करने के लिए, मेरे छोटे भाई का नाम बदनाम करने के लिए और मेरी बेटी का नाम बदनाम करने के लिए बीमार होने का नाटक करती है। पड़ोसी लोग भी कहते हैं सच्ची में यार ये तो बहुत ज़्यादा बुरा यहाँ पर हुआ, ये दोनों बाप बेटी कितने अच्छे यहाँ पर हैं, हमेशा उसको रिस्पेक्ट देते हैं। हमने ये भी सुना ये पढ़ाई में ज़्यादा स्मार्ट था लेकिन घर का मंझला बेटा था ना, इसलिए माँ बाप ने इसको ना पढ़ाकर बड़े बेटे को यहाँ पे पढ़ाया, और बड़ा बेटा ना खेती में काम करता है ना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता है और गंदे गंदे एक्टिंग यहाँ पे करता है। साला यार ऐसे बच्चों लोग को तो गाँव से ही निकाल देना चाहिए। हमारा मेन कटौर जोर जोर से रोने लगता है और कहती मेरी बेटी बेचारी कुछ काम करने जाती है तो ये लोग मिलकर और उसके ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगाते हैं। कहती है कि अपना जिस्म बेच कर आई और जबरदस्ती उसकी शादी एक लौंडे से करवाना चाहते हैं जो लौंडा हमेशा कोठे पे जाता है। तो गांव वाले भी कहते हैं हाय राम, इसके चाचा चाची और दादा दादी तो वाकई में बड़े बेशरम है। वो बड़का बेटा भी देख लेता है, उसको भी गुस्सा आता है कि क्या हो रहा है। दादा भी कहता रोक भाई रोक वरना हमारी पूरी बदनामी हो जाएगी, वैसे भी काफी बदनामी पहले से हो चुकी है। वो भी कहता पापा लेकिन सुनने का नाम ही नहीं ले रहा, क्या करे। ये भी कहता कुछ भी करके पकड़ के बाहर यहाँ पे ला वरना गड़बड़ हो जाएगा यार, और तूने साले एक्टिंग करने का आइडिया दिया था ना। वो भी कहता ना एक्टिंग करने का आइडिया तो बीवी का था, मैंने तो बस सपोर्ट यहाँ पे किया था। दादा भी कहता हाँ जाके अपने भाई को अंदर ला वरना बहुत बदनामी हो जाएगा। इधर छोटा भाई भी कहता मम्मी तुमने नाटक क्यों किया। वो भी कहती तेरी माँ साले तू मेरे से सवाल यहाँ पे पूछेगा। वो बड़की बहू भी कहती यार पहले जाकर उसको रोको वरना चिल्ला चिल्लाकर बहुत बदनामी करेगा, और बदनामी तो मेरा यहाँ पर होगा ना यार, वैसे भी उसकी बेटी शादी वाली हो चुकी है, हमने गलत क्या किया। ये भी कहता हुआ एक तो गलत काम पे गलत काम करते रहते हो और कहते हैं कि हमने गलत यहाँ पे क्या किया, तुम वाकई में बड़े कमीने लोग हो यार। सुनो पापा आज मैंने फैसला ले लिया, मुझे नहीं रहना आप लोग के साथ, मुझे फैमिली का बंटवारा चाहिए। एंड बेटी भी लाइक ओ ये फाइनली बंटवारे की बात आ गई। बड़का भाई भी कहता व्हाट नहीं यार बंटवारा नहीं, और दादा भी लाइक शिट यार पिछले 2 एपिसोड से लगी रहता बंटवारा बंटवारा बंटवारा, मामला हाथ से निकला जा चुका है, यानी कोई रास्ता भी नहीं है, यानी ठीक है भाई जाओ पहले अपने भाई को बाहर से अंदर लाओ। तो ये भी कहता पहले आप हाँ बोलो कि बंटवारा होगा कि नहीं होगा। बड़ा भाई भी कहता ना बंटवारा कुछ भी नहीं होने वाला, और जब तक मम्मी पापा जिंदा है ना तब तक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये भी कहता नहीं यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक तो तुम लोग मुझे अपने हिस्से का पैसा भी नहीं देते, खेती में भी पूरा काम मुझे करना पड़ता है, और जैसे बीमार होता है कोई तुम डॉक्टर को भी नहीं बुलाते और खुद भी बीमार होने का नाटक करते हैं हमारी बदनामी करने के लिए, तो मुझे आप लोग के साथ नहीं रहना। तो दादा भी कहता हाँ यार मैं फैमिली के बंटवारे के लिए रेडी हूँ, पहले अपने भाई को लेकर आओ। तो भाई को लाया जाता है, वो भी कहता कैसी लगी मेरी एक्टिंग। तो उसकी माँ भी एक्टिंग करने लगती है कि मेरे बेटे तू ऐसा कैसे कर सकता है, बुढ़िया का नाम बदनाम कर रहा है बुढ़ापे के अंदर। ये भी कहता या बुढ़िया में कर रहा हूँ। दादा भी कहता रहे शांत हो जाओ, फैमिली का बंटवारा होके रहेगा, तो बोलो कैसा बंटवारा, कैसे बांटोगे। बूढ़ी भी कहती अरे बांटो मत यार, मैंने तुम तीनों को अपने पेट में पाल पोस के बड़ा किया, जब तुम बचपन में बीमार होते थे अपना सारा काम धंधा छोड़ के तुम्हारे पास बैठ जाती थी, अरे तुम्हारा पिछवाड़ा भी मैंने साफ किया है। मेरे बेटे ऐसा मत करो यार कि तू वाकई में फैमिली का बंटवारा कराना चाहता है। मैंने कितनी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर ली, अब पक्का मेरा बेटा रोकर मना कर देगा। वो हंसकर कहता है ना मम्मी अब तो पक्का बंटवारा होगा। तब मम्मी का तो अलग ही पोपट हो जाता है। तो बुढ़िया भी कहती साले यार तू ऐसा कैसे कर सकता है। बड़का भाई भी कहता ना तुम दोनों भाई लोग अपने आप को समझते क्या हो, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं स्कॉलर यहाँ पर हूँ, मैं ऑर्डर देता हूँ, नहीं होगा बंटवारा, मतलब नहीं होगा। ये लोग भी कहते ऐसे कैसे बंटवारा नहीं होगा, बंटवारा होके ही रहेगा। साला तेरा ही आइडिया था ना मम्मी का बीमार होने का नाटक करने का। वो भी कहता रे प्लीज यार उन नाटक की बात मत निकालो। दादा भी कहता चुप करो यार, घर का बड़ा आदमी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है बंटवारा यहाँ पे होके रहेगा। और साला मेन आइडिया इन दोनों सास और बहू का था, साला दोनों ने मिलकर पूरी बैंड बजा के रख दी। ठीक है तो जो हमारा जमीन है ना, जमीन के टोटल 4 हिस्से होंगे, 3 हिस्से तुम तीनों के और 1 हिस्सा मेरे नाम का होगा, लेकिन जैसे मैं मरूंगा ना तो मेरे हिस्से में से भी 3-3 बांट के अपने पास रख लेना। और दूसरी बात जो भी पैसे कमाते हैं उन पैसों का, तो बड़ी बहू भी कहती ना पैसे मत बांटो यार, मेरे पति के एकेडमी की पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर पैसे नहीं देंगे तो एकेडमी से निकाल देंगे, बेचारे का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो वो भी कहता सुनो आई ना तुमने काफी खेत में काम करके पैसे कमाए थे, लेकिन हम तुम्हें सारे के सारे पैसे नहीं दे सकते, 40% तुम दोनों का है, 20-20 बांट लेना, और बाकी जो 60 है वो मेरे बड़े बेटे को जाएगा उसके एकेडमी फीस के लिए। समझे कि ना समझे।
ये लोग भी कहते चलेगा, हम खेती में काम करके और भी कमा लेंगे। बेटी की ओर देखता है कि बेटी चलेगा, बेटी भी कहती या चलेगा, वैसे भी फूटी कौड़ी है, हमको नहीं चाहिए। वो भी कहता या। लेकिन बड़े बेटे को गुस्सा आ रहा है कि भले 60% मिल गया है, लेकिन पहले तो इससे ज़्यादा मिल रहा था। ओ माई गॉड यार। दादा भी कहता ठीक है हो गया, अब जाओ यार यहाँ से, दिमाग का दही करते रहते हो। और बाकी सुनो, तुम लोग अलग हो चुके हो तो तुम्हारा जो बाकी का खर्चा होगा ना, वो खर्चा हम नहीं देने वाले। ये लोग भी कहता ऑफ कोर्स यार, खाने पीने रहने सहने का खर्चा हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तुम्हारा चाहिए भी नहीं, हम बस कभी कभार प्यार मोहब्बत करने के लिए आ जाएंगे। तो बड़का भाई भी कहता क्या प्यार मोहब्बत, अब तो बंटवारा यहाँ पे कर लिया, अब माँ बाप से भी प्यार क्यों रखना। तो ये भी कहता माँ बाप से प्यार क्यों नहीं रखना, अरे मैं इतना खुददार आदमी हूँ कि बंटवारे के बाद भी अपने माँ बाप का ख्याल रख सकता हूँ। अगर वो बीमार पड़ेंगे सचमुच का तो मैं डॉक्टर बुलाऊंगा, तुम लोग की तरह एक्टिंग नहीं करूंगा मैं। दादी भी कहती अरे यार तू ऐसा कैसे बोल सकता है। ये भी कहता मैं बोल रहा हूँ अब से बंटवारा नहीं आने, मुझे तुम्हारा मुंह भी नहीं दिखाना, फक ऑफ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात बोला छोटा भाई, मेरी ओर से भी फक ऑफ। उनको तो रोना आता है कि मैं सब बर्बाद हो गया, बहुत ही रोना धोना करते हैं। और दादा अपने सिग्मा मिल के अवतार में आता है, ये थप्पड़ मारता है, कहता सारी की सारी गलती तेरी है, कर ले और एक्टिंग कर ले। उधर बड़ा भाई भी बीबी को मारता है कि एक्टिंग का आइडिया इस कुतिया का था और एक्टिंग करवाएगी, ले ले हो गया ना बंटवारा। बेटी भी देखती हो मामला काफ़ी बिगड़ गया, लेकिन मुझे क्या। हाँ तो थोड़े समय बाद सब लोग शांत होते हैं, लड़ाई झगड़ा बंद होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अगर हम दोनों का इनकारनेशन ना हुआ रहता तो शायद नॉर्मल सी जिंदगी कटती और बंटवारा तो शायद कभी नहीं होता। ये भी कहती ना बंटवारा हो जाता, क्योंकि जो छोटे चाचा है ना वो कब से बंटवारा लेना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा था, आज मौका यहाँ पे मिल गया और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था बेटी भी कहती नहीं हम लोग रहते या ना रहते बंटवारा हो जाता, क्योंकि छोटे चाचा को बंटवारा लेने का मन पहले से था। बाप भी कहता ओके ठीक है, तो कल फिर से कोलियोग्राफी बेचने जाओगे। ये भी कहती है कल फिर से बेचने जाऊंगी तो आप और भी कोलियोग्राफी बनाना स्टार्ट कर दो। ये भी कहता कैसी लड़की यार फिर से काम करवाएगी। वो भी कहती यार काम करना पड़ेगा, अब तो बंटवारा भी हो गया है, काम नहीं करोगे तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मैं यहाँ वहां से जुगाड़ करूंगी और चिकन लेकर गोप गोप खाऊंगी और आपको नहीं दूंगी। वो भी कहता है यार ये तो सरेआम गंदी वाली ब्लैकमेलिंग हो रही है। उतने में वो छोटा चाचा आता है और कहता सुनो तुमसे कोई मिलना चाहता है। तो मिस्टर शेन, वही मार्केट में जिनका दुकान जो बेटी से प्यार करता था, वो भी कहता है तुम यहाँ पर। वो भी कहती हाँ ये मेरा घर है। ये भी कहती नो वे ये तुम्हारा घर है, मुझे लगा ये मिस्टर हुआ शाह का है। तो ये भी कहता है हुआ शाह तो मेरे बाप का नाम है। अभी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एक्टिंग कर रहे हैं। बाप आता और कहता बोलो हुआ शाह मेरा नाम है, एनी प्रॉब्लम। तो उसको पहले से पता था, वो तो बस एक्टिंग कर रहा था और कहता हो आप इनकी बेटी हो क्या, एक महान आदमी की महान बेटी। ये भी डाउट में आ जाती हैं अब मैं महान बेटी कब बनी और मेरा बाप महान बाप कब बना। वो भी कहता है शेन मेरा नाम है और मुझे आपका स्टूडेंट बनना है। बाप चौंक जाता है मेरा स्टूडेंट, क्या बके जा रहे हो। बेटी भी कहती है या अरे मेरे पापा तो एकेडमी में भी नहीं जाते, बस घर पे थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, तुम क्यों बनना चाहते हो। बाप भी सोचते एक सेकेंड बना लेता हूँ यार, इसमें मेरा फायदा है। वो भी कहता रहे नहीं यार कल आपने कोलियोग्राफी बेचा था ना, वो मैंने देखा और माँ कसम क्या कोलियोग्राफी है, मैं कोलियोग्राफी देखते ही उसका फैन बन गया और मुझे भी इसके लिए इनका स्टूडेंट बनना है। तो बाप के दिमाग में आता वो एक काम करता हूँ इसको स्टूडेंट बना ही लेता हूँ क्योंकि सारा कोलियोग्राफी का काम इससे करवाऊंगा। सुनो सुनो सुमड़ी में आओ, पहले मुझे लिख के दिखाओ, अगर इसकी राइटिंग वाकई में अच्छा हुआ ना तो पक्का इसको स्टूडेंट बना लूंगा। तो उसकी हैंड राइटिंग वाकई में बड़ी सही थी। तो ये भी कहता हुआ लेकिन ये तो बता दो क्यों बनना चाहते हो। तो ये भी कहता क्योंकि आप बहुत ही कमाल के आदमी हो और कमाल के आदमी को हर कोई अपना मास्टर बनाना चाहता है, प्लीज मेरे मास्टर बन जाओ, प्लीज 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 प्लीज, मैं आपका गोटा मुंह में ले सकता हूँ। बेटी भी लग है अबे क्या हो गया इस आदमी को, मेरे बाप इतना भी महान नहीं है। और गिफ्ट भी लेकर आया था, चिकन सुअर का मीट और बहुत सारी चीज़ें, पेंट ब्रश वगैरह भी, 1 महीने का पूरा राशन। बेटी भी कहती है ये देख के तो मेरे को भी लालच आ रहा है। उतने में जो छोटा भाई था चाचा का बेटा, वो भी कहता रहे चाचा 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 आपने अगर इनको डिसाइपल बना लिया, मैं तो आपका भतीजा हूँ, मुझे भी डिसाइपल बना लो और ये चिकन मुझे भी खाने को मिलेगा।
तो सब लोग भाई खाने के लालच में तो आ चुके थे। इधर चाचा भी कहता, अरे मेरे बेटे क्या पागल का नाटक कर रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। बेटी भी कहती, अरे मेरे पापा किसी को भी अपना डिसाइपल नहीं बनाने वाले। क्यों पापा? पापा यार वो तो पहले से लालच में था, खाने का डबल लालच। वो भी कहता, क्यों नहीं बना सकता मैं? मैं तो बना सकता हूँ, आज से तुम दोनों मेरे डिसाइपल। वो दोनों भी कहते, वो ये शुक्रिया। बेटी भी लाइक, मेरे पापा एक नंबर के हरामी आदमी हैं, बहुत बड़े वाले हरामी आदमी हैं। बाय द वे ये हमारे गांव में आया तो आया कैसे, इसको एड्रेस किसने बताया? चाचा भी कहते हुए मेरे को गांव के बॉर्डर पे मिले, बोले कि मिलना है तो लेकर आ गया। वो भी कहता, या मैं तो फ़ैन हूँ ना, तो मैं ढूंढते ढूंढते आ गया। ये भी कहती, ओके ठीक है। उससे मुझे याद आया, गाड़ी नहीं है आपके पास, गाड़ी से आए होगे ना? वो भी कहता, या गाड़ी से आया था, लेकिन वो गाड़ी अब मेरे पास नहीं है, मैंने गाड़ी को भेज दिया है, तो मैं वापस नहीं जा सकता। ये भी कहती, कमौन यार, हम गरीब लोग हैं, हमारा छोटा सा घर है, क्या ही रुकोगे, बाद में कभी आ जाना। वो भी कहता, कमौन यार, मैं नहीं जा सकता, मैं पढ़ने आया हूँ ना। अरे यार, पढ़ना वढ़ना तो बहाना है, दो चीज़ के लिए आया हूँ। पहले तो लड़की, आए हाय क्या लड़की है, इसके करीब रहना चाहता हूँ। और दूसरा, याद है ना, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, एक बड़ा सोल्जर है। और दुश्मन लोग है ना, इसी एरिया में कुछ लफड़ा करना चाहते हैं। अगर मैं भी इस एरिया में रहूँगा ना, तो दुश्मनों पे नज़र यहाँ पे रख सकता हूँ। इसके लिए मैं तो कहीं नहीं जा रहा। इधर बेटी बाप पे चिल्लाती है, पापा। वो भी कहता, क्या हो गया यार, मैंने बस उसको अपने डिसाइपल तो बनाया है। ये भी कहती, नहीं, डिसाइपल नहीं बनाया है, बल्कि अपना गुलाम बनाया है। सारा कॉलीग्राफी का काम उससे करवाओगे ना? ये भी कहता, अरे वो मेरा स्टूडेंट है, और टीचर के लिए स्टूडेंट काम कर देगा तो क्या हो जाएगा? ये भी कहती, पापा ये तुम गलत कर रहे हो। ये भी कहता, अरे गलत इसमें क्या है? वो भी कहती, तुम ही सोचो, एक अमीर बाप की औलाद है, वो भला आप जैसे गरीब आदमी से कोरियोग्राफी सीखने क्यों आएगा? शायद उसका कोई गंदा इरादा होगा। एक सेकंड, मैं एक लड़की हूँ, सुंदर भी हूँ, जवान भी हूँ, तो कहीं मेरे पे तो गंदी गंदी निगाहें तो नहीं डाल रहा? पापा आपको डर नहीं लगता कि रात में मैं सोती रही, वो मेरे कमरे में आ जाएंगे और अंधेरे में मेरी इज्जत लूट लेंगे? अब ये सुनते ही बाप को हंसी आ जाता है और कहता है अपनी शक्ल देखिए, वो इतना अमीर आदमी है, इतना हैंडसम आदमी है, अरे उसके पीछे तो लड़कियां पहले से पागल है, तुझे क्या लगता है तू जैसी गरीब लड़की से प्यार करेगा क्या? ये भी कहती, हाँ ठीक है, इतना मजाक उड़ाने की जरूरत ही नहीं है, और तुम्हें पढ़ाई लिखाई करना है, वरना खाना नहीं मिलेगा। वो भी कहता है गरीब आदमी को कोई खाना भी नहीं देता। अब आते भाई छोटे भाई के परिवार में, जहाँ पे उनकी बेटी थी, एकदम सैड थी भाई, हिली हुई थी। तो पूछ लेता क्या हुआ? वो भी कहती मामला सीरियस है। उतने में बेटा भी आ जाता है और कहता क्या हुआ दीदी, इतनी हिली हुई की लग रही है? तो पता चलता है ये जो बड़ा चाचा और गांव की एक विधवा औरत है, उनके बीच में चक्कर चालू है, और वो दोनों घपा कर रहे थे, जो बेटी ने देख लिया है। और वही देखने के बाद वो चौंका हुआ है, समझे कि ना समझे। तो बाप को लगता है राम, मेरी बेटी ने ये सब देख लिया, पक्का चौंक गई होगी। तो बेटा भी कहता क्या दीदी, ये भी चौंकने की बात है, आपने तो वैसे भी मम्मी पापा को करते हुए देखा है। तो वो सबके सब चौंक जाते हैं, तूने हमको भी करते हुए देखा है? बेटी भी लाइक, साला ये मेरा छोटा भाई कितना पागल है, कहीं भी कुछ भी बोल देता है। जब बाप भी मारता है कि साले ये सब तू देखता है, वो भी कहता क्या करे, इतना जोर जोर से चिल्लाते हो ऑटोमेटिक दिख जाता है। लेकिन अगर इसके बारे में उसकी बीवी को पता चल गया तो लफड़ा हो जाएगा। चाचा भी कहता होने दो, वैसे भी हमारा तो अब बंटवारा हो चुका है। और आते भाई बड़े भाई की ओर, उसको भी पता चलता है कोई अमीर आदमी मेरे भाई का डिसाइपल बनने आया है। नहीं ये झूठ होगा। उसकी बीवी कहती है झूठ नहीं है, ये सच है, और चिकन और पता नहीं क्या क्या लेकर आया था, वो बना के खा भी रहोगे। माँ भी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, उस नल्ले बेटे के पास कैसे आ सकता है। अब आते भाई उसी की ओर, वो अपना कोरियोग्राफी बनाता, बढ़िया बना रहा था। बाप भी कहता देखा बढ़िया बनाता है, मुझे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं। बेटी भी कहती लाओ आज के लिए इतना काफ़ी है। वो भी कहता इसका क्या करोगे, बेचने जाओगे? वो भी कहता यार मैं बेचने जाऊँगा अपनी पीठ पे लेकर। वो भी कहता है भारी होगा, मैं तुम्हारे लिए उठा दूँ क्या? नहीं तो गाड़ी है मेरे पास, मैं गाड़ी यहाँ पे मंगवाता हूँ, उस पर उठा के लेकर जाऊँगा। बाप भी कहता सही है यार, काम भी ये कर देगा, पहुँचाने का काम भी ये कर देगा, चलेगा। ये भी कहती हाँ लेकिन आज रात को तुम नहीं जाओगे। वो भी कहता कैसे जा सकता हूँ, मेरा गांव यहाँ से काफ़ी दूर है, आने जाने में टाइम लग जाता है, तो यहीं पर रहना पड़ेगा। तो छोटा भाई आता है और कहता नो वे, तुम एक जवान आदमी हो और मेरी दोनों की दोनों दीदी जवान है, और जवान आदमी का भरोसा नहीं है, आधी रात को मेरी दीदी के साथ कुछ गलत कर दोगे तो इसके लिए तुम्हें इस गांव से जाना पड़ेगा। बाप भी कहता या सही बोला, तू हमारे घर में नहीं रुक सकता। वो भी कहता अरे किसने बोला कि मैं आपके घर में रुक रहा हूँ, मैं नहीं रुकने वाला, मैं गाँव के अंदर एक दूसरा घर ही खरीद लूँगा और वहीं पर रुकूंगा। उतने में वो चाची भतीजी आती है और कहती खाना आ गया, तो खाना तो कम से कम खा के जाना। वो भी कहता या खाना खा के जाएंगे। फिर बेटी ये भी पूछ लेती है तुम यहाँ पे रहोगे?
तुम्हारा दुकान कौन संभालेगा? वो भी कहती है अरे मेरे नौकर है वो संभाल लेगा। बेटी भी लाइक करे दुकान काम धंधा छोड़ के सब सीखने के आ गया। मुझे तो कुछ डाउट में काला लग रहा है मिस्टर शेन। शेन भी कहता अरे मिस्टर क्यों बुला रही हो, डायरेक्ट मुझे नाम से बुलाओ ना, मैं तो तुम्हारा अपना हूँ। छोटे भाई को भी लगता है ये आदमी कुछ ज़्यादा चेप नहीं हो रहा। वो आदमी तो अपनी बंदी के पास रहकर बड़ा खुश है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है सुबह सुबह बेटी से। वो दिखाई देता है कि चाचा के साथ लड़का आ रहा है, तो ये भी कहती है अरे तुम घर देखने गए थे, तुम्हें कोई घर पसंद आया? ये भी कहता यार मेरे को 2-4 घर यहाँ पे पसंद आया तो मैंने ले भी लिया। ये भी कहती हुआ इतना पैसा था ले भी लिया। उतने में बोला जाता ठीक है आओ मैं तो यहाँ से चला। तो चाचा वहाँ से निकल जाता है। ये भी कहता चलो वो लोग अकेले में, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ क्या? वो भी कहती ना तुम पहले से पापा की इतनी हेल्प करते हो कोरियोग्राफी के अंदर, मेरी क्या हेल्प करोगे? ये भी कहता है उनका तो स्टूडेंट हूँ, उनकी हेल्प करना तो मेरा फर्ज बनता है, तुम्हारी भी थोड़ी सी कर देता हूँ। तो ये भी कहता है कि नहीं यार मुझे तुम पे डाउट होता है कि तुम्हें मेरे पापा से क्यों सीखना है, तुम तो इतने अमीर हो, तुमको और भी अच्छे अच्छे टीचर मिल सकते थे। तो ये भी कहता क्योंकि तुम्हारे पापा की जो कोरियोग्राफी है ना वैसी कोरियोग्राफी किसी और की नहीं है। खुश? वो भी कहती नहीं लेकिन अजीब लगता है, चलेगा यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई दबे मैंने सुना तुम पढ़े लिखे हो, तुमने पढ़ाई वढ़ाई भी की है, क्या पढ़ाई तुमने यहाँ पे की है? ये भी कहता है मैंने काफ़ी चीज़ों की पढ़ाई की है और प्रोविजनल एग्ज़ाम भी मैंने पास किया है। ये भी देखती हैं प्रोविजनल एग्जाम भी पास किया है, तो यार ये पढ़ाई लिखाई में मेरे पापा की हेल्प कर सकता है, जिससे मेरे पापा भी एग्जाम पास करके स्कॉलर यहाँ पे बन सकते हैं। देखा जाए तो विन विन दोनों के लिए। उतने में वो जो पड़ोस वाला लड़का है जो पसंद करता था वो भी आ जाता है और वो भी कहता है क्या हुआ, और ये सब के चक्कर में सुअर लोग का खाना नीचे गिर जाता है। बेचारे सुअर भी सैड यहाँ पे थे। और शेन भी कहता खाना गिर गया हुए। ये भी कहती हूँ डोंट वरी उनके लिए कुछ और खाना लेकर आ जाऊंगा। चेन क्या हुआ तू क्यों आया? वो भी कहता है ये लड़का तुम्हारे घर पे क्या कर रहा है? बाय द वे तुमसे कुछ अकेले में बातचीत करनी है, बोलो क्या हुआ? ये भी कहती है कि पहली बात वो मेरे पापा के कोरियोग्राफी का बहुत बड़ा फ़ैन है, उसके लिए आया। ये भी कहता है और उसके पापा ने तुम्हारे पापा ने स्टूडेंट बना लिया। ये भी कहती है मेरे पापा ने बना लिया क्योंकि कुछ गिफ्ट भी लेकर आया था। खुश? वो भी कहता है कि ना खुश तो यहाँ पे नहीं हूँ, जा रही हूँ क्या कहीं? वो भी कहती है जा रही हूँ कल कोरियोग्राफी जो बनाया वो बेचने के लिए। तो ये भी कहता वाह क्या बात है, अरे मेरी गाड़ी से ही तुम जाते थे ना, तो मेरी गाड़ी से वापस निकल जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको मत लेकर आना साला। ये भी कहती ओके ठीक है कल हम यहाँ पे जाएंगे, कल तुमसे मिलते हैं। वो भी कहता नहीं मुझे कुछ और भी कहना है, अरे अपनी दिल की बातें बतानी थी मुझे। आज रुको यार सुनो, तुम्हें अपनी दिल की बातें बताना चाहता हूँ, क्या मुझसे शादी करोगी? अरे प्लीज़ यार हाँ बोल दो, ये हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। लेकिन जैसे शक्ल देखता है वो तो अपनी मैडम जी थी नहीं, वो तो ये लड़का था, उसका हाथ पकड़ के कह रहा था। वो भी कहता क्या रे चिकने मुझसे शादी करोगी? तेरी बात भी नहीं सुना, सुनो यार तुम मेरे गाड़ी से चलो ना। वो भी कहती हाँ सही है यार तुम्हारा गाड़ी और सही रहेगा। वो लड़का वैसे भी गाँव में खेती बेती सब्जी बेचने जाता है, उसके गाड़ी से जाने को बनता भी नहीं था, तुम्हारे गाड़ी से चल पड़ेंगे। ये भी कहता ओके ठीक है बाय बाय। लड़की भी कहती हाँ कुछ ज़्यादा चेप हो रहा है लेकिन चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरी ओर वो गांव के अंदर पूरी आर्मी बुला के रखा था, आर्मी को ट्रेन कर रहा है। आर्मी वाले भी डाउट में आ जाते हैं कि मालिक को पता नहीं क्या हो गया, एकदम हाथ धो के हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अगले दिन की बारी आती है, साले कोरियोग्राफी लेकर वो रेडी थी बेचने के लिए। लड़का भी कहता रेडी हो? मैं तो कब से रेडी यहाँ पर हूँ और भूख भी लगी हुई है, अभी घर नया नया लिया हो ना तो खाने के बर्तन नहीं है, क्या तुम कुछ खिला दोगी? वो भी कहती यार ये भी कोई पूछने की बात है क्या, बोलो क्या खाओगे? ये भी कहता कुछ भी जो भी बने। ये भी कहती चलो तुम्हारे लिए बनाती हूँ। तो वो बना रही थी और ये बनाते बनाते देख रहा था और कहता है हाय मन तो कर रहा है कि देखता रहूं और बस देखता ही रहूं। उतने में वो चाची कमीनी आ जाती है और कहती है ओहो हमने सुना तुम्हारे बाप ने एक लड़के को अपना स्टूडेंट बनाया, कौन है ये लड़का? और एक सेकेंड ये तू क्या बना रही है? चिकन बना रही है, रोज रोज चिकन, मुझे भी देना। वो भी कहती ना ना नहीं देने वाली, याद है हमारा बंटवारा हो चुका है, तू अपने घर पे जाके बना खा और मैं यहाँ पे अपना कर रही हूँ। कुतिया चाची भी लाकर मुंह पे कुतिया बोल दिया। वो भी कहती है बोल दिया चल हट। और चाची इतनी कमी नहीं है ना, उसने अपनी टांगे बाहर निकाल ली थी ताकि बेटी को धक्का देके नीचे गिरा सके। तो अपना लड़का देख लेता है और टांगों पे मार के टांगे तोड़ देता है। वो भी कहती टांगे तोड़ दिया, मेरा टांगे तोड़ दिया। ये इग्नोर मार के बढ़िया आती है परिवार के लिए खाना पीना। और जो क्रश यहाँ पे था वो गाड़ी लेके तो भी रेडी था और कहता ऐसे कैसे नहीं आएगी, उसको आना पड़ेगा। ओ तू आ गई,
लेकिन वो नहीं था, अपना लड़का आया था और कहता मैं भी आ रहा हूँ। वो भी कहता है तू तो इसके गाड़ी में जाने वाली थी और ये भी हमारे गाड़ी में आ रहा है। ये भी कहती यार क्या ना, इसका जो गाड़ी है वो मैंने अपने छोटे चाचा को दे दिया है और छोटे चाचा दूसरे गांव में गए कोलियोग्राफी लेकर, और मैं तुम्हारी गाड़ी में अपने गांव में आऊंगी ताकि काम जल्दी जल्दी आसान हो जाए। वो भी कहता अच्छा लेकिन साले तू और गाड़ी नहीं मंगा सकता था। वो भी कहता क्यों नहीं आ सकता क्या, अरे अंकल जी लेके गए ना। वो भी कहता अरे वो तेरे अंकल जी नहीं है, वो तो उसके अंकल जी है। ये भी कहता क्यों फर्क पैदा है, चल ना तू अपनी गाड़ी चला। तो जैसे अपनी गाड़ी चलाता है तो गाड़ी का बैलेंस खराब होता है और मैडम जी गिरने वाली थी, लेकिन अपना शेन उसको बाहू में लेके बचा लेता है। तो ये भी कहता अरे ऐसे टच मत किया कर, दूर यहाँ पे रह। वो भी कहती अरे तू गुस्सा क्यों कर रहा है, वो टच नहीं कर रहा, वो तो मैं गिरने वाली थी। पता नहीं क्यों जब से यहाँ पर आई हूँ ना इनके बीच में माहौल ठीक नहीं लग रहा। उसको वाकई में ठीक नहीं था कि अरे यार मेरी बंदी बचपन से पटाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये कल का आया वो लौंडा ऐसे कैसे पटा ले जाएगा। तो चेंग भी कहता रहे मैं तुम्हें उतार देता हूँ ना। ये भी कहती ना उतारने के चक्कर में मत रहो, जाओ पहले अपनी सब्जियां बेच कर आओ और वापस चल जाना, क्योंकि यहाँ पे दूसरी गाड़ी है इनकी, हम उस गाड़ी से निकल पड़ेंगे। वो भी कहता या मेरे पास दूसरी गाड़ी है, वापस लेने आने की जरूरत नहीं। वो और सैड हो जाता है कि अरे यार कट गया मेरा, वो ये कट गया, और लड़की इग्नोर मार के चल जाती है। इधर अपना शेन भी कहता ओके ठीक है मेरे दुकान में चलो, सारी की सारी काम की चीज़ें मिलेगी। वो भी कहती या चलते हैं ना। तो जैसे जाते हैं उसका नौकर भी था और नौकर को काम बता के निकल पड़ता है। नौकर भी लग है अबे कुछ ज़्यादा प्यार में पागल नहीं हो गए, कुछ मुझे हाय हेलो भी नहीं बोला यार, काफ़ी अजीब है। और जो दूसरा शॉप था ना जहाँ पे उसने किताब बेचा था बाप का पोयम, वहाँ पे आ जाते हैं। वो भी कहते हैं अरे सच्ची में तुम फिर से आ गई, और एक सेकेंड ये लड़का कौन है। तो ये भी कहती मेरा दोस्त है, छोड़ना वो सब, ये लो किताब, इसमें और भी कमाल कमाल का पोयम है। वो भी कहता हूँ माई गॉड यार क्या लिखा हुआ है, मज़ा आ गया। बाय द वे ये जो लड़का यहाँ पर है ये कौन है। तो बेटी भी लाइक मैंने बोला कि दोस्त है तो भी ये बात बात पे सवाल पूछा जा रहा है, साला चुगली करने का शौक यहाँ पर होगा। हाँ मेरे पापा ने लिखा है, आपको अच्छा लगा ना। वो भी कहता है तुम्हारे पापा तो हमेशा बढ़िया लिखते हैं, इस किताब के लिए मैं 200 कॉपर के सिक्के दूंगा। और बाय द वे लड़के तुम भी पढ़े लिखे लगते हो, लिख सकते हो तुम भी। वो भी कहता ना मैं नहीं लिख सकता, लेकिन उसको शक हो जाता है, उसको लगता है कि शायद ये उसका बॉयफ्रेंड है और इसी ने लिखा होगा, इसके बाप ने नहीं लिखा होगा। वाह यार अगर इसको मैंने खुश किया, इसको मैंने पटा लिया तो कल को मुझे और भी लिख लिख के देगा। और बाद में ढेर सारा रेड पेपर लेके घर पे जा रहे थे, क्योंकि रेड पेपर पे तो लिखना है ना, तो काफ़ी ज़्यादा था। ये भी कहती मैं उठा लूँ, वो भी कहती ना मैं उठा सकता हूँ, इतना तो ताकत है, बस कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो वो पकड़ लेती है और कहती मैंने तुम्हें पकड़ लिया, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ आ जाओ, प्रॉब्लम ही नहीं। वो भी कहती है और दोनों रोमांटिक कपल की तरह जा रहे थे, और ऐसा करते करते वो अपनी दुकान में भी आता है। नौकर भी देखता ओह माय गॉड बहू में बाहर डाल के जा रहे हैं, आपके लिए मैंने गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया, आराम से बैठ के जाइए। वो भी कहता अंकल जी शुक्रिया, और साले को लंबे समय बाद सच्चा प्यार मिला है, तब तो जाएंगे ही ना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता।